कल भाई साहब ईवीएम मशीन के मतदान को जो है जी। मतलब कि से वो गलत साबित कर रहे थे, बैलेट पेपर से मतदान के समर्थक थे। तो क्या आज के इस तकनीकी के इतना विकसित युग में और फिर पीछे जो है जाना बैलेट पेपर में कहाँ तक उचित है, न्यायप्रिय है? इस पर हम लोग तब तक कुछ चर्चा करें। हाँ, नहीं, ठीक कह रहे हैं भाई साहब। आज मेरा भी यही कहना था कि हाँ। जैसे सुनील तिवारी जी, राहुल भाई साहब, जो राहुल मेहता हैं, अपने पुराने साथी रहे हैं अहमदाबाद के। वो हाँ। पार्टी भी बना ली है, एक आध दो जगह उन्होंने चुनाव ना लड़ा, जीते भी हैं वो लोग, कुछ सीटें हाँ। भी विधानसभा में है। लेकिन ये है कि वो जो कह रहे हैं, हमें वो बात पूरी तरह से थोड़ी ना माननी है। हम किसी की बात नहीं मानते हैं इस प्लेटफॉर्म पर। हम हाँ। चर्चा करते हैं, चर्चा किया जाएगा। विजेश जी, भाई साहब, थोड़ा सा विषय को अगर आप विस्तार देंगे तो फिर जी आगे हम जी लोग चर्चा कर लेंगे। जी जी। देखिए, मतदान की बात करें तो एक लोकतांत्रिक जो है प्रक्रिया के लिए मतदान तो बहुत अधिक आवश्यक है। ये कोई राजतंत्र की जैसी व्यवस्था तो है नहीं जहां पर योग्यता क्षमता को का आकलन किया जाए। यहाँ तो बहुमत के आधार पर ही जो है चुनाव होता है। अब वो बहुमत मूर्ख को चुन ले, समझदार को चुन ले, जैसा चुन ले उसे ही अच्छा माना जाएगा। तो मतदान तो किसी भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का देखा जाए तो एक अनिवार्य हिस्सा है। और हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं तो बहुमत को स्वीकार करना अनिवार्यता है। अल्पमत के जो लोग हैं उसे वो अस्वीकार नहीं कर सकते हैं। दूसरा विकल्प जो है, हमारी कल जो चर्चा भी चल रही थी आपके साथ ग्रुप में, तो मैंने ये लिखा उसमें कि अल्पमत चाहे तो अलग हो सकता है या बहुमत चाहे तो उसे अलग कर दे। लेकिन जो बहुमत जो है उसके आधार पर ही निर्णय होगा। तो व्यवस्था से अलग होने का लोगों को निर्णय तो हो सकता है। एक जो दान शब्द जुड़ा हुआ है, तो दान कहा जाए या मत अधिकार कहा जाए, मुझे तो लगता है अधिकार शब्द उचित है, दान कहना तो ठीक नहीं है। दान देने के बाद तो उस पर आपका कोई नियंत्रण रह नहीं जाता है। तो अगर आपने दान दे दिया तो फिर आप राइट टू रिकॉल की भी बात नहीं कर पाएंगे। यानी कि जिस पर राहुल मेहता जी बड़े लंबे समय से प्रयास कर रहे थे, वहां पर हम राइट टू इलेक्ट के साथ राइट टू रिकॉल भी देख रहे हैं। मैं तो कहता हूं सिर्फ राइट टू रिकॉल ही क्यों है, हमें राइट टू पार्टिसिपेट, राइट टू ऑपरेट क्यों नहीं है, राइट टू कंट्रोल क्यों नहीं है? इस हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी में यही अंतर है, हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो जब पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो हम राइट टू पार्टिसिपेट भी कहेंगे उसे। तो हमारा लोकतंत्र, जब ये पूरा सर्कल जो होता है समाज से शुरू होता है और आकर के समाज की सहभागिता पर खत्म होता है, तभी जाकर के वो लोकतंत्र है। और वहाँ जो है अपना वोट का या मत प्रणाली का उसमें महत्व होता है। मैं देखता हूँ कि बैलेट पेपर से चुनाव जिसको जो है कहा जा रहा है कि ठीक है, या जो ईवीएम का चुनाव है उसको कहा जा रहा है, उसमें बहुत सारे इंटरप्रिटेशन या बहुत सारे जो हैं गड़बड़ियां करने के चांसेस हैं। तो मैं तो इसे इस तरह से देखता हूं कि अगर हम यही मानकर चलेंगे तो फिर हम लोग किस दिशा में जा रहे हैं। क्योंकि अगर हम तकनीकी पर थोड़ा भी भरोसा ना करें तो ये देखने में आता है, आज हम लोग नेट बैंकिंग का यूज कर रहे हैं। आज दुनिया भर में जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो रही है, बहुत सारी चीजें जो है सिक्योर भी चलती हैं। कई चीजें मैं देखता हूँ, हम लोग जो है टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, सॉफ्टवेयर से जुड़े हुए हैं, तो हमें अच्छी तरह से पता है कि सिक्योरिटी जो होती है वो मल्टी लेयर सिक्योरिटी होती है। ब्रीचिंग की संभावनाएं बहुत कम होती हैं। लेकिन ये बात भी ठीक है कि दुनिया में जैसे जैसे तकनीकी बढ़ रही है, उस तकनीकी का तोड़ निकालने वाले भी अपना दिमाग लगाते रहते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि जो सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हैं वो भी प्रोग्रामर होते हैं, और जो वायरस क्रिएट करते हैं वो दोनों ही प्रोग्रामर होते हैं। वो दोनों ही प्रोग्राम क्रिएट करते हैं, दोनों का बस टारगेट अलग अलग होता है। लेकिन जो प्रोग्रामर्स होते हैं वो मल्टी लेयर सिक्योरिटी का उसमें जो है ध्यान रखते हैं। या फिर जब कोई सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है तो मल्टी टाइम टेस्टिंग होती है, उसमें लूप होल देखे जाते हैं कि इसमें कोई गड़बड़ी है कि नहीं है। बार बार उसमें अपडेट किए जाते हैं। हमने पिछले 30 सालों में देखा है कितने बार टेक्नोलॉजी अपडेट हुई। कहाँ हम लोग MS डॉस पर काम करते थे, आज कहाँ हम लोग जो है विंडोज पे आ गए और बहुत आगे चले गए। इसका मतलब टेक्नोलॉजी तो ग्रो होती ही है,
और हम ये भी देख रहे हैं कि दुनिया में क्या उसको इम्पेक्ट करने वाले हैं कि नहीं है। बीच बीच में कई बार खबरें आती हैं कोई ऐसा वायरस आ गया जिसने पूरे के पूरे सर्वर को ही हैक कर लिया। ऐसे में तो हम लोगों की सिक्योरिटी भी खतरे में है, आप लोगों की सिक्योरिटी भी खतरे में। हमारा जो पैसा जमा है बैंकों में वो भी सारा ऑनलाइन है। अगर किसी दिन सारा का सारा बैंक का जो डेटा है किसी दिन वही करप्ट हो जाता है या उसी को कोई डिसमिस कर देता है तो हमारे हाथ में क्या रह जाता है, क्योंकि मनुष्य ने व्यक्ति ने सारी जमा पूंजी तो वही रखी हुई है। लेकिन इतना इजी नहीं होता है किसी सिस्टम को ब्रेक करना। उसे बनाया जाता है तो उसके सिक्योरिटी लैब्स को और उसके बैकअप को और बहुत सारी चीजों का ध्यान रखा जाता है। ईवीएम के बारे में हम लोग बहुत अधिक जानकारी नहीं है, उसमें क्या टेक्नोलॉजी यूज की गई है और कैसे कैसे है। और जाहिर सी बात है डिस्क्लोज भी नहीं किया जाता है, उसको डिस्क्लोज तो किया जाएगा नहीं। पर उससे संबंधित जुड़े हुए जो लोग हैं वो कई बार इस प्रकार का प्रश्न उठाते हैं कि ईवीएम को जो है हैक किया जा सकता है, उसमें मैनिपुलेशन किए जा सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि दुनिया में कोई भी तकनीकी ऐसी है जिसमें मैनिपुलेशन ना किया जा सके या हैक ना किया जा सके। मैं लेकिन इतना अवश्य कहता हूँ कि इतना सरल नहीं है जितना हम लोग समझते हैं। किसी चीज को डेवलप करते समय उसमें कई बार उसके फिर जो ड्रॉबैक्स होते हैं उनको चेक किया जाता है। कई बार उसके लूपहोल्स को चेक करके बार बार रेक्टिफाई करने के बाद जब वो चीज उस मेजरमेंट पे खरी उतरती है उसके बाद ही उसको जो है सिस्टम का हिस्सा बनाया जाता है। ऐसे दृष्टिकोण से मैं देखता हूँ तो हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि हम लोग दोबारा से बैलेट पेपर की ही स्थिति में चले जाएं। दुनिया में कई देशों में अगर देखा जाए तो अब जो है टेक्नोलॉजी में परिवर्तन हो रहा है और बैलेट पेपर से लोग आगे बढ़े हैं। अगर ये कहा जाए कि इसमें समस्याएं हैं तो फिर पश्चिम बंगाल में देख लीजिए आप किस प्रकार की व्यवस्थाएं वहां रही हैं। आप बिहार के राज्यों में जो जंगल राज आप कहते हैं वहां देखते हैं कि बैलेट पेपर की जो पेटी की पेटियां थी पेटियां ही उठा ली जाती थी, वही लूट हो जाती थी। लोगों को घुसते समय ही कई लोगों को रोक दिया जाता था। तो जहां गुंडागर्दी होगी वहां पर बैलेट पेपर की व्यवस्था कितनी सफल होगी जहां पेटियां ही उठा ली जाती हैं और वहां पर पेटियों में या जो बैलेट पेपर में जो जो लोगों का रहता है उसमें मैनिपुलेशन कर दिया जाता है। तो आखिर ऐसे कैसे कहा जा सकता है कि वो व्यवस्था इतनी सटीक है जिसमें इतनी खामियां रही हैं। और इसकी खामियां जो है पश्चिम बंगाल बिहार और कई राज्यों में हम लोग देखते रहे हैं जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं वहां पर भी देखने में आया है कई बार जो है वह वोटिंग करवाने में बड़ी समस्याएं आ जाती हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि हम लोगों को टेक्नोलॉजी की तरफ तो बढ़ना ही चाहिए। ड्रॉबैक्स तो हर चीज के होते हैं और ड्रॉबैक्स होते हैं तो उसका समाधान निकाला जाता है ना कि उसे अस्वीकार किया कर दिया जाता है। हम भी जब कोई व्यवस्था का निर्माण कर रहे हैं तो वो भी एक सिस्टम है। और हम नहीं कहते हम जिस सिस्टम का निर्माण करेंगे या हम कॉमन सिविल कोड को अचानक से लागू कर दें तो हो सकता है इस देश में कोई वर्ग ऐसा भी है जिसको समस्याएं भी हो जाएं। हो सकता है कि माइनॉरिटीज जो हैं उनको प्रॉब्लम्स हो जाए, हो सकता है जिनको आरक्षण मिल रहा हो उनके लिए दिक्कत हो जाए। लेकिन हम उसके साथ साथ समाधान भी तो दे रहे हैं कि अगर हम उसको तात्कालिक रूप से लागू करते हैं तो लागू करने के बाद जो तात्कालिक समस्याएं आती हैं उन समस्याओं से कैसा निपटा जाएगा। लेकिन जब तक हम उसको लागू नहीं करेंगे उस तब तक समस्याएं पता नहीं चलेंगी और जब तक पता नहीं चलेंगी तो उसका समाधान भी कैसे होगा। हम उसी पद्धति पर अटके रहे हैं जो 50 60 70 70 साल से या हजारों वर्षों से चली आ रही। मुझे लगता है कि यह ठीक नहीं है। हाँ, अगर तकनीकी में कोई कहता है कि तकनीकी में सुधार की आवश्यकता है उसे हैक किया जा सकता है तो हैक किया जा सकता है तो वही व्यक्ति बताए कि ऐसे उसको कैसे बनाया जाए कि हैक ना किया जा सके। वही व्यक्ति बताए समाधान कि उसमें सुधार कैसे हो सकता है। लेकिन अगर वो ये कहे कि नहीं इसको बंद कर देना चाहिए पुरानी व्यवस्था की तरफ चले जाएं तो पुरानी व्यवस्था की तरफ चले जाने पर तो आज सारी की सारी तकनीकी जो है वो आपको बंद कर देनी चाहिए। आपका मोबाइल जो आप चला रहे हैं उसमें कितना सेंसिटिव डेटा होता है, अगर वो भी हैक हो जाए तो जाहिर सी बात है कि आपकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है लीक हो सकती है। आपके जो है राष्ट्रीय डेटा भी होता है जो दुनिया के जो दूसरे देश हैं वो उस डेटा को हैक कर सकते हैं, वहां पर भी समस्याएं हो सकती हैं। तो ये समस्याएं तो आती ही रहेंगी लेकिन इन समस्याओं का समाधान करने की आवश्यकता है। न कि ये कह दिया जाए कि जो है बैलेट पेपर जो है वो एक ठीक व्यवस्था है। फिर मैं ये भी देखता हूँ कि यही बैलेट पेपर तब जायज हो जाता है जब भारत में विपक्ष की सरकार बन जाती है, हिमाचल में सरकार बन जाती है, राजस्थान में सरकार बन जाती है, केरल में सरकार बन जाती है। तब तो ये बैलेट पेपर बहुत जो है अपना ईवीएम को वो लोग दोष नहीं देते हैं, ईवीएम तब ठीक है। लेकिन जहां जहां जो है सत्ता पक्ष मजबूत होता है वहां वहां पर ईवीएम जो है गड़बड़ हो जाती है, धोखा दे देती है।
तो यहाँ पर प्रश्न ये भी खड़ा हो जाता है कि उनका जो प्रश्न उठाने का उद्देश्य है वो ईवीएम पर प्रश्न उठा रहे हैं या इस बात पर प्रश्न उठा रहे हैं कि जिन राज्यों में सरकार बनी है सत्ता पक्ष की वहां पर ईवीएम खराब है। अर्थात जिन राज्यों में उन्होंने अपनी सरकार बनाई वहां पर सब जगह ईवीएम अच्छी थी। और जो लोग अच्छा कह रहे हैं उन लोगों ने भी उस दौर को देखा है कि चाहे नक्सल प्रभावित इलाके हो, जंगल राज हो, पश्चिम बंगाल की आज भी वैसी स्थिति दिखाई देती है जहां पर जो है सुनने में आता है कि वहां से जो है बैलेट पेपर जो है उसमें मैनिपुलेशन किया जाता है, पेटियां हटा ली जाती है, उठा ली जाती हैं, दोबारा मतदान कराने पड़ जाते हैं। इंदिरा गांधी के समय में भी चुनाव किस आधार पर हुआ था? इसी आधार पर हुआ था जिसपे न्यायपालिका ने ही प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए थे कि इसमें धोखाधड़ी की गई है। और बार बार ये चीजें आती रहती हैं। तो मुझे लगता है कि मशीन में अगर कोई समस्या होती है तो उसमें सुधार करने की आवश्यकता है। तकनीकी हम लोगों के लिए लाभ के लिए बनी है। आज ऐसा कौन सा सर्वर नहीं है जहां पर आपको नुकसान नहीं है या हैक नहीं किया सकते। आप लोग पहले रेलवे स्टेशन जा करके जो है टिकट बुक कराते थे। आज आपको सुविधा मिल गई है कि आप घर से बैठे बैठे कला करा ले रहे हैं। वरना वही भीड़ जब वहां जमा होती थी तब कितनी समस्याएं होती थी। आज उसकी वजह से आधे से ज्यादा भीड़ जो है वह खाली हो गई है। लोग जो जहां बैठे हैं वहीं से करा ले रहे हैं। तो उनके लिए तो सुविधा हो गई है। तो तकनीकी जो है वह सुविधा ही प्रदान करती है। मशीनीकरण और तकनीकीकरण इन दोनों में हम लोगों को अंतर समझने की आवश्यकता है। जहां मशीनीकरण रोजगार को प्रभावित कर रही है वहीं तकनीकीकरण जो है वह जीवन को सरल बना रही है। वो हमारी सहूलियत के लिए है। और अगर हम मुद्रा की ही बात करें, पहले करेंसी जो चलती थी वो करेंसी किस तरह से होती थी? फिजिकल करेंसी होती थी। आप कितना कैरी करेंगे? आप लेकर जाते तो चोरी होने का डर रहता था। आज भी डर है आपको, कहीं आपका जो है बैंक का जो है का जो आपका जो नेट बैंकिंग चल रही है वो हैक ना हो जाए, आपका एटीएम हैक ना हो जाए, पासवर्ड हैक ना हो जाए। तो क्या आपको इस बात का डर नहीं था कि जब आप कैश लेकर चल रहे थे और कोई मार करके छीन ले? डर तो आपको उस समय भी बना हुआ था। और कितनी घटनाएं होती थी जहां लोग एटीएम से लेकर के पैसा निकले और पहले से ही कोई व्यक्ति पीछे लगा रहता था जो कई दिन से निगरानी करता था और वहां पर पता चला कि लूट कर भाग गए। हमारे तो आसपास ऐसे कई घटनाएं हुई। आज लोग जो है जब निकालते हैं पैसा तो उतना ही निकालते हैं जितनी उनकी आवश्यकता होती है। 500, 1000, 2000 निकाल लिया। आवश्यकता से अधिक नहीं निकालते हैं। कहीं जाते हैं तो ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं। आप कितना कैश जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैरी कर पाएंगे? तो इस हिसाब से देखा जाए तो तकनीकी जो है वह हमारी सुविधा के लिए है, हमारी सहायता के लिए है। अगर उसमें कुछ लूप होल्स हैं तो फिर वही व्यक्ति बताएं कि उसका बेहतर विकल्प क्या होगा, न कि उसको समाप्त करने की बात करें। हम पीछे जाने पर विचार नहीं कर सकते। अगर प्रोग्रेसिव है तो हमें प्रोग्रेस करना है। फिर आप कोई तीसरा विकल्प दीजिए जो इससे भी बेहतर हो। कई लोग जो है अपना राइट टू रिकॉल की बात करते हैं, तो राइट टू रिकॉल के लिए फिर हम लोग क्या क्या टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करेंगे? वहां पर भी जो अपना वोट वापस लिया जाएगा, क्या घर बैठे बैठे व्यक्ति वापस वोट नहीं ले सकता है? या फिर वही व्यवस्था आएगी कि हम लोगों को दोबारा लाइनों में लगना पड़ेगा? तो टेक्नोलॉजी का यूज होना चाहिए। लूप होल्स आती हैं, समस्याएं आती हैं, उसको करेक्टिफाई करने की जरूरत है। उसमें सुधार संशोधन की आवश्यकता है। न कि इस बात से हम लोग डर जाएं कि ये तकनीकी जो है नुकसान कर रही है। और मुझे लगता है कि भारत की राजनीति में जो जो दिखाई देता है कि जहां जहां विपक्ष ने अपनी सरकार बनाई वहां वहां ईवीएम सब जगह ठीक रही। ईवीएम कोई खराब चीज नहीं है, ये ईवीएम बढ़िया चीज है। ईवीएम वहीं खराब हो जाती है, वहीं उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है जहां पर जो है सत्ता पक्ष सरकार बना रहा है। फिर भी यदि किसी को लगता है कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है तो मुझे इसमें कोई समस्या नहीं। वो करके भी दिखाने को तैयार हैं, अच्छी बात है। लेकिन मैं यही कहता हूँ वही लोग जो है समाधान सुझाएं। क्योंकि मैं वही कह रहा हूँ बैलेट पेपर की जो व्यवस्था है हमने वहां भी बहुत अव्यवस्था देखी है। उसका भी फिर आपको कोई ना कोई समाधान तो देना ही पड़ेगा। ये मैंने अपनी बात को रखा है। मुझे लगता है राहुल तिवारी जी ने कहा था कि वो 1 मिनट में और जुड़ जाएंगे 9:20 पे, तो अपनी बात रख सकते हैं। बाकी जो है इस विषय पर कोई और साथी अपनी बात रखना चाहें तो रखें। जब वो जुड़ेंगे तो अपनी बात रख सकते हैं। सभी बंधुओं को नमस्कार। बताइए पवन जी। ये ईवीएम में दिक्कत हो सकती है तकनीकी रूप से, बैलेट पेपर से समस्या हो सकती है। भारत में कभी ऐसा चुनाव कोई हुआ नहीं है जिसमें बेईमानी न हुई। अभी तक के इतिहास में ऐसा कभी हुआ नहीं।
और बेईमानी होती ही रहती है, व्यवस्थाएं अगर कोई रहती है तो दोष आते ही रहते हैं। लेकिन कुछ चीजें हैं जिसमें पता चलता है कि हाँ बेईमानी हुई। कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो उनकी वकालत कर रहे हैं उनको भी नहीं मालूम है, जो पक्ष में है उनको भी नहीं मालूम है, जो विपक्ष में है उनको भी नहीं मालूम है कि गलत हो रहा है कि सही हो रहा है। और एक अधिकार है हम लोगों के पास, वोट देने का अधिकार। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए निर्मित संविधान में जो सबसे बड़ी ताकत है वो यही है कि हम वोट दे सकते हैं। जिसके नाते नेता हमारे पास आता है, और नेता सुपर बॉस है। जब नेता आता है तो उसके सारे तंत्र जो है नेता के नाते हमारे लिए हमारी बात सुनने को मजबूर हो जाते हैं। नहीं तो अधिकारी तंत्र तो जनता को खा जाए, वो एक आम इंसान को इंसान समझेंगे ही नहीं। उनको तो ये लगता है कि मैंने काफी परिश्रम किया है, मैं बहुत पढ़ा लिखा इंसान हूँ, मैं इस पद पे आ गया हूँ, तो अब जो है जो अनपढ़ गंवार आदमी है, जिसके कपड़े अच्छे नहीं है, जिस जो अच्छे से बोल नहीं सकता है, अपनी बात अच्छे से नहीं रख सकता है, वो इंसान कहलाने लायक ही नहीं। लेकिन नेता यह जानता है कि हर इंसान के वोट की हमें जरूरत है, तो उसे हर इंसान की कदर है, तो वो सबके लिए कुछ ना कुछ करने के लिए मजबूर होता है इस वो एक वोट के नाते। अब रही बात यह है कि ईवीएम से हो कि बैलेट पेपर से हो, जो कुछ भी हो, एक व्यक्ति को यह दिखना चाहिए कि हमने वोट किसको दिया, और वो मेरा वोट उसी को रह पाया कि नहीं रह पाया, यह सुनिश्चित होना चाहिए। बाकी वो चाहे बैलेट पेपर से हो पता नहीं या कैसे ईवीएम करेंगे नहीं से हो, करेंगे। लेकिन तो जो कुछ भी हो सुनिश्चित हो कि हमारा वोट जिसे हम चाहते हैं उसे ही गया है। इस पे बात होनी चाहिए, चर्चा होना चाहिए। मौन नहीं साध लेना चाहिए कि हाँ हम ईवीएम के पक्ष में हैं या बैलेट पेपर के पक्ष में हैं। ईवीएम से हो तब भी जो है यह कन्फर्मेशन होना ही चाहिए कि हाँ हमने वोट किसको दिया है, और वो गिनती में पता चलना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद पवन जी। मैं एक लाइन और कुछ कहना चाहूंगा, उसके बाद कोई साथी बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। अ, ज्ञानेंद्र जी ने अनुमति हो तो मैं एक लाइन और कहना चाहूंगा। बोलिए ना भाई साहब। हाँ, मैं एक ताजा उदाहरण देना चाह रहा था अभी। जो ईरान की जो घटना हुई है, वहां उन्होंने जो सिस्टम जाते हैं या जो जो भी जहाज जाते हैं पानी के, वो नेविगेशन सिस्टम उनके पास होता है, और नेविगेशन सिस्टम को जो है ईरान ने जैमर लगा के बाधित कर दिया। तो वास्तव में इसका अर्थ क्या माना जाए कि हम लोग नेविगेशन सिस्टम को ही खत्म कर दें? ये एक मैंने इस पर एक पॉइंट रखा है। बाकी मुझे लगता है राहुल जी अगर जुड़ गए हैं तो राहुल जी अपनी बात रख सकते हैं। अभी अभी जुड़े तो नहीं है वो, लेकिन जी। हमारे साथ जुड़े हैं कई लोग नए जुड़े हुए हैं। मोहित जी जी। हैं, कशिश जी हैं, टीसीए गुप्ता, सुमित, गुड़गांव, अनुराग, और महावीर प्रसाद। इस तरह 7-8 नए लोग जुड़े हुए हैं। अगर आप लोग कुछ इस विषय पर बोलना चाहें तो आप स्वतंत्रता से बोल लीजिए। जी बताइए राजेंद्र चौधरी जी। राजेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं? आज सुमित जी हैं, टीसीए गुप्ता जी हैं, टीएसबी राजेंद्र चौधरी जी, चौहान जी, बहुत सारे लोग नए जुड़े हैं। अगर हाँ, नए साथी कुछ भी कहना चाहेंगे, आप लोग अपनी बात रख सकते हैं, विषय से हटके भी रख सकते हैं। आप लोगों की बात सुनी जाएगी। बताइए चौहान जी कुछ कहना चाह रहे हैं?
चलिए, तब तक और लोग बताइए। हेलो, मैं प्रथम बार जुड़ा हूँ, आप लोगों को सुनना चाहता हूँ। जी धन्यवाद। हेलो। जी बताइए हाँ। अनुराग जी। हाँ, नमस्कार सभी को। जी नमस्ते। मैं अनुराग हूँ और मैं दोनों ही लोगों का समर्थन करता हूँ, लेकिन ये जो मसला है वो हैकिंग हमको शब्द इसमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये जो मसला है वो इनसाइडर टेम्परिंग का है कि जो हम सॉफ्टवेयर जो लिखते हैं उसमें ये ऐसा कोड डाला जा सकता है कि किसी एक सिंबल को 20% या 10% की बढ़ोतरी के साथ ऐसा कमांड दी जा सकती है। दूसरा यह है कि ये जब चीजें होंगी तो जो उसमें कांच है वीवीपैट की, क्योंकि 2010 में हरिप्रसाद जी एक इंजीनियर हैं, उन्होंने चुनाव आयोग की ही मशीन पे ये सिद्ध कर दिया था कि इनसाइडर टैंपरिंग के चलते ऐसा हो सकता है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट आई, उन्होंने ये कहा कि इसको वेरीफाइएबल बनाइए और ज्यादा ट्रेल लगाइए इसमें। तो इलेक्शन कमीशन ने फिर वीवीपैट लगाया इसमें। तो उसमें कई लोगों का ये अनुभव है कि उनको पर्ची छपती हुई, कटती हुई और गिरती हुई दिखती नहीं है, क्योंकि उसका कांच जो है वो टिंटेड है, काला है, और उसमें 7 सेकंड ही लाइट जलती है। तो 2017 से पहले वो कांच पारदर्शी था। तो मेरा अनुरोध है उनसे, जो ईवीएम प्रो ईवीएम के लोग हैं, जो ईवीएम का समर्थन करते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आपको कम से कम जो वो कांच है और जो उसमें ईवीएम सेंसर्स लगे हुए हैं, कई बार ये देखा गया है, जैसे कि दिल्ली इलेक्शन में जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे, उन्होंने ये बोला था कि भाई ये जो है अंधेरे में हम ले गए तो ये डिसेबल हो गई थी मशीन। ईवीएम सेंसर्स को भी ये कमांड दी जा सकती है कि जब आदमी वहां पे खड़ा हो तो उसको, और जो अगर वो 3 सेकंड से पहले चला जाए, 7 सेकंड से पहले चला जाए, तो इस तरीके की उस पर कमांड दी जा सकती है कि वोट की चोरी संभव है। तो कम से कम जो ईवीएम समर्थित लोग हैं उनसे अनुरोध ये है कि आप ईवीएम के सेंसर्स को हटाने का और उसका जो वीवीपैट का जो कांच है उसको पूरी तरह से पारदर्शी करने का आप एक डिमांड क्रिएट करें। और दूसरा यह है कि जिनको बिल्कुल भी भरोसा नहीं है ईवीएम पे, उन वोटर्स को उनको मत पत्र का विकल्प दिया जाए, जिससे कि जब वो मत कक्ष में जाएं तो उनके पास विकल्प हो कि वो मत पत्र से वोट कर सके। तो इसमें मेरा स्टैंड ये है। धन्यवाद। जी धन्यवाद। मुझे लगता है राहुल जी जुड़ गए हैं, आप अपनी बात रखेंगे तो रख सकते हैं। जी जी, नमस्कार जी। जी नमस्ते। ये देखा। ठीक है ना, आ रहा है ना पूरा? हाँ, इधर दिख रहा है ना? एक ऐसे जगह पे खड़ा हो जाओ जहां से ये मेरी फोटो आ जाए, ये आ जाए और ये आ जाए। आ रहा है ना सब कुछ? क्या मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है अच्छे ढंग से? जी आ रही है आवाज। बताइए। जी। तो मैं आप सभी लोगों को, पहली बात तो मुझे इनवाइट करने के लिए मैं आप सभी लोगों को प्रणाम करता हूं। आज मैं, ये जो मशीन है इसको इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कहा जाता है, लेकिन ये इलेक्शन कमीशन का नहीं है। इसको ईवीएम शॉर्ट फॉर्म में ईवीएम बोला जाएगा। और ये मशीन इलेक्शन कमीशन का नहीं है। ये मशीन का जो जिन्होंने आविष्कार किया है वो राहुल चिमन भाई मेहता है, जिन्होंने पहला इस मशीन से डेमो जंतर मंतर पर 2019 के दिसंबर में दिया था। और और सबसे बड़ी बात है कि इस मशीन से डेमो हम दे क्यों रहे हैं, मतलब कि इतना ज्यादा हम मतलब ऐसा काम कर क्यों रहे हैं। तो उसके पीछे ये है कि हमने चुनाव आयोग से कहा कि आप अपनी मशीन दे दीजिए। वो देते नहीं अपनी मशीन, और हमें उनके मशीन पे शक है, और हमारे जैसे बहुत सारे वोटर्स हैं जिनको शक है कि भाई वो मशीन से धांधली हो सकती है। ठीक है ना? तो उसी शक के आधार पे राहुल मेहता जी ने इस मशीन का आविष्कार किया, और इससे हम लोगों का लक्ष्य है कि 95 करोड़ लोगों को हम इस मशीन से डेमो दिखाएं कि किस प्रकार से वोटों की हेराफेरी हो सकती है।
तो जैसे राहुल जीवन भाई मेहता के बारे में बता दूं, ये आईआईटी दिल्ली से पढ़े हुए, अमेरिका के रुटगर्स यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किया इन्होंने, और इन्होंने ईवीएम हटाओ सेना बनाया है, ठीक है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है। और मैं दिल्ली का कार्यकर्ता हूँ ईवीएम हटाओ सेना का, और हमने भारत के 9 प्रेस क्लब में इसका डेमो दिया हुआ है, और विपक्षी पार्टियों के सभी बड़े अध्यक्षों को हमने डेमो दिया हुआ है। राहुल गांधी अपने यात्रा के दौरान थे, तो इसलिए उन्होंने यात्रा का बहाना बनाकर डेमो नहीं देखा था, बाकी सभी लोगों ने देखा हुआ है, ठीक है। तो मैं अभी इस मशीन से डेमो दूंगा। देखिए जैसे कि इसमें 3 सिंबल है, दिख रहा है ना सिंबल, फोटो दिख नहीं रहा है? हाँ दिख रहा है, दिख रहा है। तो एप्पल, एक जगह रोक के रखो, एप्पल, बनाना, वाटरमेलन, इसमें 3 हमने प्रोग्राम डाला है। ए फॉर एप्पल, 1 से एप्पल, 2 पे है बनाना, और 3 पे है वाटरमेलन। हम तीनों को 2-2 वोट देंगे, और फिर देखेंगे किस तरीके से इस काले कांच के पीछे ऐसा होता है। अभी मैं आपको दिखा दूं, इस मशीन में देखिए कोई भी पर्ची नहीं है, ठीक है। अब मैं इस मशीन को बंद करता हूं। देखिए जो काला कांच लगा हुआ है, चुनाव आयोग ने जून 2017 से पहले इस मशीन में पारदर्शी कांच था, ऐसा कांच था इसमें, लेकिन चुनाव आयोग ने 2017 जून के 2017 में इन्होंने इस कांच को बदलकर काला कांच कर दिया, और इसमें लाइट सेंसर लगा दिया। सेंसर लगा होता है, व्यक्ति सामने खड़ा है तो उसको पता है कि व्यक्ति सामने खड़ा है, जब चला जाएगा तो कुछ भी कर सकता है। और इसमें 15 सेकंड तक लाइट जलता था, उस 15 सेकंड की अवधि को घटाकर 7 सेकंड में बदल दिया था। ये 3 बड़ा बदलाव चुनाव आयोग ने जून 2017 में किया था। अब मैं 2-2 वोट करके दिखाऊंगा। अब मैं पहला एप्पल को वोट देने जा रहा हूं। आप देखिए एप्पल की पर्ची दिख गई, दिख रही है ना? कृपया बाकी लोग अपना माइक ऑफ करें। मनोज जी का माइक बंद कर दीजिए। ज्ञानेंद्र जी, देखिए मनोज जी का माइक जी। हाँ, एक एप्पल का मैंने वोट दे दिया। अब मैं दूसरा एप्पल को देने जा रहा हूं। फिर से आपको एप्पल की पर्ची दिख गई, ठीक है ना? 2 बार एप्पल का बटन दबाया, दोनों बार आपको एप्पल दिख गया है, ठीक है। अब मैं बनाना को वोट देने जा रहा हूं। अब आपको बनाना की पर्ची दिख गई। अब मैं इसको फिर दिखा रहा हूं। देखिए आपको 2 एप्पल, 1 बनाना दिख गया है, ठीक है। तो 2 एप्पल और बनाना को वोट दिया, ये आपको दिख गया। अब मैं इसको बंद करता हूं, बनाना को देता हूं। अब फिर से आपको बनाना की पर्ची दी होगी। अब मैं वाटरमेलन को वोट दूंगा। वाटरमेलन है नहीं, तरबूज। अब तरबूज की आपको दिख गई पर्ची, ठीक है। एक और वोट दूंगा। मैंने 2-2 वोट एप्पल को 2 बनाना को और 1 वाटरमेलन को दे दिया। एक और देता हूं। अब फिर से आपको वाटरमेलन दिख गया। मैंने 2-2 बार तीनों को वोट दे दिया। ये दिख रहा है ना इसमें? ऐसे दिख रहा है, दिख रहा है ना? मैंने एप्पल को 2 बार, बनाना को 2 बार, वाटरमेलन को 2 बार, टोटल 6 वोट दे दिया है, ठीक है ना? उसमें देखते हैं कि रिजल्ट क्या आया है। अब ये दिख रहा है। अब ये देखिए आपको एप्पल कितना दिख रहा है, कोई बताएंगे? क्या इसमें एप्पल दिख रहा है किसी जी को? 4 है। 4 है ना? मैंने वोट कितना दिया था? 3। 2 बार दिया था। 2 बार। 2 बार, 2 बार, 2 बार दिया था। बनाना को भी दिया था, लेकिन वाटरमेलन और बनाना का 1-1 वोट गायब है। मैं दिख रहा हूं, ये दोनों दिखना चाहिए। देखिए 1 वोट वाटरमेलन का चोरी हो गया, 1 बनाना चोरी हो गया। बल्कि मैंने जिसका जिसका दिया था, जिसका दबाया उस पर तो दिखे थे यहाँ पे। फिर मैंने वो खोल के जब ये निकाला हूं, 1 वाटर का गायब हुआ, 1 बनाना गायब हो गया, ठीक है। जैसे बहुत सारे नेता लोग बोलते मेरी पर्ची मेरी हाथ, तो मतलब कि अगर 100% पर्चियों की मिलान हो जाए तो वोट की चोरी होगी। तो आप देखिए मैंने 6 वोट दिया था इसमें, बैलेट यूनिट में 6 बटन दबाया था, 6 पर्चियां है, 1 2 3 4 5 6, 6 पर्चियां है। पर्चियों की मिलान 100% पूरी हो गई, फिर भी वोट चोरी हो गया 2, और 2 वोट चोरी होकर एप्पल में चला गया।
क्योंकि हमने इसमें प्रोग्राम डाला है कि एप्पल को जिताना है, बाकी लोगों का वोट चोरी करना है। अगर हम इसमें बनाना को जीतने के लिए प्रोग्राम डालते, बनाना जीत जाता। तो अभी हमने इसमें प्रोग्राम डाला कि एप्पल जीत जाए, ठीक है ना। इसमें एक तो हमारे वाला मसीहा आई गई है, इसमें साबित हो गया कि वोट की चोरी हो सकती है, और ये मैं कुछ भी कर सकता हूँ इसमें। मतलब कि आप 1000 तरीके बताओगे, ढूंढ लोगे, तो मैं फिर से 1000 तरीके इसमें निकाल दूंगा चोरी करने का, ठीक है ना। और दूसरी चीज कि अब बहुत सारे नेता लोग, मतलब कि बड़ी बड़ी ब्रांडेड पार्टियां, कांग्रेस पार्टी के, राहुल गांधी के जैसे लोग बोले हैं कि अगर क्योंकि मिलान जाए, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक वोट में मैंने 6 बटन दबाए, जो पर्ची है इसकी मिलान हो, मतलब 6 पर्ची 6 इलेक्ट्रॉनिक वोट की मिलान है, तो वोट चोरी नहीं होगी। ये देखिए मिलान हो गया है, फिर भी वोट चोरी हो गया, ठीक है। और इससे भी बड़ी बात क्या है कि 2010 में महात्मा हरिप्रसाद, एक हरिप्रसाद जी हैं जो इलेक्शन कमीशन में काम करते थे, चुनाव आयोग में काम करते थे। उन्होंने कलेक्टर का ऑफिस से मशीन उठाकर, ओरिजिनल जो चुनाव आयोग का मशीन है उसको उठाकर उन्होंने चोरी करके दिखा दिया था। मतलब कि जो हैकिंग बोलते हैं ना कि हैक नहीं किया जा सकता है, तो उन्होंने 2010 में ही हैक कर दिया था मशीन को। और वो यूट्यूब पे वीडियो पड़ी हुई है 14 साल से। मतलब कि यूट्यूब पे आप सर्च मारोगे तो हरिप्रसाद ईवीएम हैकिंग की वीडियो पिछले 14 साल से यूट्यूब पे पड़ी हुई है। 2010 में ही उन्होंने इलेक्शन कमीशन का ओरिजिनल मशीन, असली मशीन पे हैक कर दिया था, ठीक है ना। तो चुनाव आयोग बार बार बोलता है कि मशीन पे हैक नहीं किया जा सकता है। तो मान लीजिए ये लकड़ी है, अब एक बार मैंने इसको तोड़ दिया, ठीक है ना। अब मैं इसको तोड़ दिया, तो अब तोड़ दिया, इसका प्रूफ वीडियो मैंने डाल दिया यूट्यूब पे। अब आप बार बार बोलो कि भाई वो कोई हैक नहीं कर सकता, तो ये तो बिल्कुल बेतुकी बात होगी, इन लॉजिक बात होगी। एक बार इस आपने बोला कि ये अनब्रेकेबल है, मतलब कोई भी दुनिया का इंसान इसको तोड़ नहीं सकता। मैंने इसको तोड़ दिया, मैं इसकी वीडियो डाल दिया। अब आप हर एक साल बोली जाओ कि कोई तोड़ नहीं सकता, तो ये तो बिल्कुल हमें बेवकूफ बनाने वाली बात होगी। ठीक इसी तरीके से हरिप्रसाद जी ने 2010 में ईवीएम हैक किया था, ओरिजिनल ईवीएम, पर आज तक कोई भी बड़ा बड़ा आदमी, मतलब कि कोई ब्रांडेड आदमी, कोई नेता, कोई विपक्ष, कोई यूट्यूबर, कोई इन्फ्लुएंसर, कोई अभिनेता, किसी भी बंदे ने उनके बारे में बताया ही नहीं, उस बात को फैलाया ही नहीं। हम किसी को बोलते हैं कि उसकी वीडियो अपने चैनल पे डाल दो या अपने लोगों को दिखा दो, तो लोग मना करते हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों का बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूं, आप लोगों ने अपने स्टेज पे मुझे बुलाया और इसका डेमो देखा। आप लोगों का कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप लोग जो भी सवाल आपके मन में आता है आप मुझसे पूछिए, मैं उन प्रश्नों का उत्तर दूंगा। क्योंकि जो चुनाव आयोग का जो मशीन है, उन्होंने अपनी ओरिजिनल मशीन तो दिया नहीं, हमने राहुल मेहता जी है, उन्होंने 40,000 रुपए का डीडी चेक दिया है उनको, चुनाव आयोग को, कि 38,000 रुपए खर्चा आता है सरकार का। इन्होंने 40,000 रुपए दिया है कि आप अपनी मशीन दे दीजिए, हम हैक करके दिखा देंगे, हम उसमें प्रोग्राम की हेरा फेरी करके दिखा देंगे। पर वो दे नहीं रहे हैं, ठीक है। जब उन्होंने कोर्ट में बुलाया था, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने बुलाया था, तो वहां पे मशीन को छूने नहीं दिया गया। अब उसका नाम रखा था हैकाथन, और उसको हम लोग जोखाथन बोलते हैं। एक भारतीय जनता के साथ बहुत बड़ा मजाक हुआ था। मतलब कि ये मशीन बगैर इंटरनेट, बगैर वाईफाई की चलती है, तो अब इस मशीन को कैसे हैक किया जा सकता है बगैर इसको खोले? मेरे इस पॉकेट में क्या पड़ा हुआ है आपको कैसे पता? बगैर खोल के देखोगे तभी तो मालूम पड़ेगा इसमें क्या है, ठीक है ना। ठीक उसी तरीके से चुनाव आयोग अगर मशीन तो हम उसका, ठीक है ना, चुनाव आयोग हमने बनाई, और हम लक्ष्य हर जिले में एक का ऑफिस खोला जाएगा। हम बोल रहे हैं वहां पे मशीन होगी, पूरे जिले के नागरिकों को हम इस मशीन से डेमो देंगे। अब मैं आप लोगों से विनती करता हूं कि आप लोग अपना सवाल पूछे, मैं उसका उत्तर दूं। ये तिवारी जी, जी 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 मेरे दो प्रश्न बन रहे हैं आपके, जो अभी आपने समझाया है। इसमें एक जी जी सवाल है सिस्टम की नीयत पर। क्या आपको हमारे भारतीय सिस्टम अर्थात चुनाव आयोग पर, चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर विश्वास नहीं है? नहीं है तो क्यों? दूसरा चुनाव आयोग, हाँ जी 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 दूसरा प्रश्न है हमारा कि हमारे अगर परिवर्तन होता है, टेम्परिंग होती है मशीन में, तो नेता करवाते हैं या अधिकारी करवाते हैं या अन्य कोई शक्ति करवाती है, वैश्विक शक्ति जी करवाती है, तो कैसे? जी जी मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं। पहली चीज तो मेरे को
और करोड़ों भारतीयों को चुनाव आयोग की निष्पक्षता के ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं है। दूसरी चीज, अब बात पूछा जाए कि कौन है इसके पीछे, साजिश करता कौन है? क्या कोई पार्टी है या चुनाव आयोग है या कोई विश्व के शासक है? ठीक है ना। तो मैं इस सवाल का जवाब देना नहीं चाहूंगा, क्योंकि ये तो बहस की बात आ जाती है। बात ये है, देखो, अगर हम बोलेंगे कि कोई विश्व शासक अमेरिका की CIA करवाती है, मैं बोलूं कि भारत की सभी पार्टियों को अमेरिका कंट्रोल करता है और वो डिसाइड करता है कि कौन सी सीट पे किसको बैठना है, तो ये बहस की बात हो गई ना। हम उसमें उलझने से बेहतर है कि भाई साहब, इसमें आपका कार्य व्यवहार संदेह के घेरे में जाता है अगर आप जवाब नहीं देते हैं तो, क्योंकि नहीं, आपकी देखो हमारी, हाँ, आपका जो दृष्टिकोण है वो स्पष्ट नहीं है। माता प्रसाद जी, जी जी बाबा। प्रश्नोत्तर का टाइम आएगा तब करेंगे हम लोग। जी 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 बाबा। अभी तो आप अपनी बात रखिए ना भाई। जी उन्होंने, बाबा, राहुल जी ने अपनी बात मेरा तो मत रखी थी, ये है तो बाबा, मेरा आप, मत ये है हाँ, कि जो हमारी प्रक्रिया EVM वाली है, बैलेट पेपर वाली है, ये दोनों ही बेकार हैं। दोनों में से कोई भी नहीं होना चाहिए। अगर टेक्नोलॉजी का सदुपयोग किया जा रहा है तो हम अपने जो चुनाव को कंडक्ट करने में होने वाले खर्चे को क्यों नहीं बनाएं। ऑनलाइन जिस प्रकार से सर्वे किया जाता है उसी प्रकार से ऑनलाइन हम भारतीय जनता से वोटिंग क्यों नहीं करवा सकते हैं? वो भी तो संभव है, जिससे बहुत सारी अराजकता की जो स्थिति होती है वो अराजकता की स्थिति से हम बचेंगे और हमारा बहुत सारा जो खर्च आता है चुनाव कंडक्ट कराने में वो भी बचत होगी उसकी। और आम जन भारतीय टेक्नोलॉजी से, तकनीकी से परिचित भी हो जाएगा और तकनीकी पर उसे भरोसा भी होगा और वो अपने आप को अपडेट करने की कोशिश करेगा, प्रयासरत रहेगा। तो हमारा हर एक व्यक्ति, भारतवासी, टेक्नोलॉजी से समृद्ध होगा। तो ये हमारी समाधान की ओर ये चीज है। बाद बाकी और साथी लोग अपने। जी भाई साहब, मैं एक बात आप लोगों को बताना चाह रहा था। देखिए, हम लोग प्रतिदिन 8 बजे से लेकर के 9:30 बजे तक इसी लिंक पर प्रतिदिन किसी न किसी सामाजिक, वैचारिक, संवैधानिक, राजनैतिक, न्यायिक, इन विषयों पर बातचीत करते हैं। आप लोग अगर इस मीटिंग से लगातार जुड़े रहना चाहते हैं या कुछ और कहना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो आप लोग जुड़ सकते हैं। देखिए, इस पूरी मीटिंग को हम लोग 2 हिस्से में बांटते हैं। एक हिस्सा है जहां हम अपनी बात कहते हैं। प्रारंभ में एक व्यक्ति को 10 से 12 मिनट का समय मिलता है अपनी बात रखने के लिए, जो एकदम प्रारंभ में होता है, जिसके लिए राहुल तिवारी जी को आज आमंत्रित किया गया था। उस प्रारंभ में विषय रखने के बाद प्रत्येक वक्ता को 4 से 5 मिनट का ही समय मिलता है। आप अपने 4 से 5 मिनट के बीच में अपनी बात कह सकते हैं। एक बार सबकी अपनी अपनी बात हो जाने के बाद एक दूसरे से हम प्रश्न करते हैं। जिसने जो भी बात रखी है उससे प्रश्न किया जा सकता है। प्रश्न का उत्तर देना ना देना ये उस पर निर्भर करता है। हम लोग अनुशासन में चर्चा करेंगे। अभी प्रारंभ में 4 से 5 मिनट में हर कोई अपनी बात कह सकता है। 5 मिनट से ज्यादा कतई न ले, अपने समय में बात कह सकता है। कोई भी भाई अपनी बात रखे। जी सभी हाँ, 1 मिनट में और एक चीज क्लियर कर दूं। जैसे कि देखिए, भारत के नागरिकों को सिर्फ वोट देने का अधिकार दिया गया है, ठीक है ना। और हम वोट देकर ही MP MLA चुनते हैं और उससे सरकार बनती है। तो अगर भारत में कोई भी समस्या का समाधान करना है तो ये EVM से होके गुजर रहा है, ठीक है ना, मतलब मतदान प्रक्रिया से होके गुजर रहा है। तो जब मतदान प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं रहेगी, ईमानदारी नहीं रहेगी, तो जो लोग चुनाव जीतते हैं वो लोग ईमानदार नहीं होंगे, वो लोग बेईमानी से चुनाव जीतेंगे। और जब चुनाव बेईमानी से जीतेंगे तो वो लोग कभी भी जनता का समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए मेरे नजर में भारत की कोई सबसे बड़ी समस्या है तो मतदान प्रक्रिया को सुधार करना, मतलब कि पारदर्शित करना, ईमानदार करना। इससे बड़ा कोई भी काम नहीं है।
और जब तक ईवीएम है तब तक देश का सबसे बड़ा ईवीएम, सबसे बड़ा दुश्मन कोई है तो ये ईवीएम है, ना ही कोई एमपी, ना ही कोई एमएलए, ना ही कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री। ये दुश्मन है हमारा। जब तक ये बंद नहीं होगा और बैलेट पेपर से वोट देने का विकल्प नहीं मिलेगा, तब तक हमारी समस्याओं में कमी नहीं आएगी। तो मैं चलो, मेरा बात अभी कंप्लीट होता है और फिर से जब बाकी लोग अपना सवाल करेंगे, फिर मेरे को जवाब देने का अगर आप लोग मौका दोगे तो मैं जवाब दूंगा। धन्यवाद। अब बंद कर। और कोई भाई अपनी बात रखे? मुनि जी प्रणाम, सबको नमस्ते। हाँ रामराज जी। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे मान के चलिए मशीन द्वारा जो चुनाव होता है, जैसे देश में 2-4 राज्य में एक बार चुनाव होता है, तो जब उसको हैक किया जाएगा तो सभी एक ही पार्टी का निकलेगा, लेकिन पंजाब में कुछ निकल जाता है, बंगाल में कुछ, मतलब पश्चिम बंगाल में कुछ निकलता है, कर्नाटक में कुछ निकलता है ना, और अनेक जगह अनेक प्रकार का। तो उसको ठीक है, वो तो मशीन है, तो उसको तो मान के चलिए कि किसी में भी लोग सेट कर सकते हैं। लेकिन ये सरकार की जो सरकारी जो तंत्र है उनके माध्यम से चुनाव होता है, कोई नेता के माध्यम से तो होता नहीं है। कि नेता जब उनका टाइम फिक्स हो जाता है कि चुनाव फलाने समय में किया जाएगा, तो सरकार के चुनाव आयोग के हाथ में चला जाता है, उसके माध्यम से चुनाव होता है। और बैलेट पेपर की बात रहा, तो बैलेट पेपर हमारे नजर के सामने हमने देखा कि रामानुजगंज से जो है, मतलब और क्षेत्र में और जगह, कि लोग आते हैं, एजेंट जो बैठे रहते हैं, और उसका दबंग लोग आते हैं और पेपर को निकाल करके मनमाना 10 गो 20 गो 50 गो ठेप करके चल देते हैं। पंचायत चुनाव हो या अन्य चुनाव हो, इस टाइप का होता है। और मशीन में मान के चलिए कि मशीन को जो है गड़बड़ कर दिया जाता है, एक ही पार्टी का एक ही विधायक का नाम से निकल जाता है, सांसद के नाम से हो जाता है। लेकिन क्या है, मान के चलिए भारतीय जनता पार्टी का सरकार है तो सभी जगह तो उसी का निकलना चाहिए, कांग्रेस का सरकार है तो सब जगह उसी का निकलना चाहिए, है ना। तो हमारे दिमाग से ऐसा नहीं है, कुल मिला करके बैलेट पेपर में भी चोरी लोग करते हैं, मशीन में भी चोरी कर सकते हैं। वो तो जो तंत्र है, जो चुनाव आयोग है, उसके ऊपर निर्भर करता है। अब वो चोरी कराए या अपने से सब वोट डाल करके गिनती कर ले, वो अलग मैटर है। यही मेरा कहना था। ठीक है, और किसी भाई को कुछ कहना है? नमो नमः, धन्यवाद। हाँ बोले कुछ? हाँ मंगला प्रसाद जी बोलिए। हम मैं अपने समय की बात करता हूँ, अपने पहले जो चुनाव की स्थितियां थी उसके बारे में बताता हूँ। उसमें माफिया तंत्र एकदम हावी था, और मैं यहाँ तक देखा था कि कुछ लोग जो है चुनाव के टाइम में कुछ रंगरूप निकल जाते थे, माने अपने आप को जो है कि देखने के समय माफिया तंत्र यहाँ तक हावी था कि जमीन के खरीद फरोख्त में, परीक्षा इत्यादि में, नौकरी में, यहाँ तक कि अधिकारी जज भी जो है कि अपना काम कराने के लिए माफिया से संपर्क करते थे, ठेकेदारी वगैरह सब। तो एक समय माफिया राज चल रहा था, समांतर माफिया ही जो है सरकार में थी। माफिया का घुसपैठ जो है कि परीक्षा तंत्र में, बाद माफिया का घुसपैठ जो है कि प्रशासन, सब में माफिया तंत्र घुसा हुआ था। तो टी.एन. शेषन के बाद और राजनाथ सिंह, दो ऐसे व्यक्ति आए जो कि माफिया तंत्र को तोड़ने में बड़ा उनका योगदान था। तो सर्वप्रथम राजनाथ सिंह ने परीक्षा प्रणाली को सुधारा, टी.एन. शेषन ने चुनाव प्रणाली को सुधारा। आज हम जो है परीक्षा प्रणाली और चुनाव प्रणाली का आधुनिकतम रूप देखते हैं, और आगे और इसका जो है कि विकसित रूप हो रहा है। अभी भी थोड़ा बहुत जो है कि प्रणालियों कुछ दोष जरूर हो सकता है, लेकिन हमें प्रणालियों और सुधार करने की मांग करनी चाहिए, न कि हम जो है कि पीछे चले जाएं। हालांकि जो है कि इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिज्म सिस्टम में जो है कि ऐसा संभव नहीं है किया जाए, और डिजिटल सिस्टम में है, तो मशीन में ऐसा संभावना है कि ऐसा सुधार किया जाए कि उसमें डिजिटलाइजेशन न हो सके, वो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिज्म सिस्टम ही रहे जो है कि जिसमें कोई हैक या कोई इसमें हस्तक्षेप की संभावना नहीं होती है। तो मैं अपनी बात अब यहाँ से शुरू करता हूँ। हमने देखा है अब जब सुधार हुआ है, तो देखिए सबसे बड़ा जो है माफिया तंत्र जो है चुनाव प्रणाली में ही काम करता था। जब से चुनाव प्रणाली में ईवीएम आया है,
माफिया तंत्र की ताकत जो है कि आधा कम हो गई है। शिक्षा प्रणाली में और इत्यादि में नक्सलाइटपन इत्यादि जो चल रहे थे, जो इस सब में जिहादीपन में सब में जो है माफिया अपना काम घुसपैठ करके कर रहा था। तो उन सबकी ताकत धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। आज इसमें माफियाओं की ताकत जो है 10-15% बची हुई है। और बीच में पुनः हम जो है कि यदि बैलेट चुनाव पर यदि हम आते हैं, पुनः माफिया तंत्र को एक संजीवनी मिल जाएगी पुनः जीवित होने के लिए। हमें जो है कि ऐसा सुधार के बारे में सोचना है जिससे कहीं से माफिया तंत्र पुनः जो है कि अपने जो है कि संजीवन को प्राप्त न करे या विकसित न हो। और संभवतः जो है कुछ माफिया तंत्र के लोग भी जो है कि ईवीएम का जो है खुलेआम विरोध कर रहे हैं। और दूसरी बात, आवाज जो है कि उठाने वाले बहुत से लोग विपक्ष में इतने इतने उच्च पदों पर हैं, उनको आवाज उठाना चाहिए यदि कोई गड़बड़ी है। और अदालत और जो है कि चुनाव आयोग सब जो है कि उनकी बात सुनने के तैयार हैं, रखा गया है डेमो वगैरह इत्यादि में। तो यह तो विपक्ष का काम है कि उसने अपना जो है कि ऐसा कुछ निश्चित रूप से उसका अपना सबूत दे कि यह कहाँ से गड़बड़ी है, कैसे गड़बड़ी है, यहाँ पर सुधारने का क्या प्रपोज होता है, ये सब बातें जो है कि रखनी चाहिए। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हमें समझ नहीं आता, ऐसा कोई नीति या सिद्धांत स्पष्ट नहीं किया जा सका है विपक्ष के द्वारा, या जो है कि हाँ ईवीएम ईवीएम चिल्लाते जरूर थे, लेकिन बीच में कुछ लोग उसके पक्ष में भी हुए कि नहीं, जो है कि ये सब कहने वाले सिर्फ राजनीति की बातें हैं। ठीक है, संभवतः दी 1% 2% भी संभावना है, तो उसमें सुधार की बात करनी चाहिए, न खत्म करने की बात। हाँ, बैलेट पेपर और ईवीएम की बात की जाए, बैलेट पेपर जो है कि ईवीएम की तुलना से अधिक जो है कि लोकतांत्रिक प्रतीत होता है। लेकिन जब तक माफिया तंत्र है तो माफिया को संजीवनी न मिले, मैं इसलिए जो है ईवीएम को ही जो है कि अंतिम मान्यता देता हूँ। इस पर अपना सपोर्ट होना चाहिए। और जो भी राज चल रहा है तो हम इसको नहीं कह सकते माफिया राज से खराब चल रहा है या ऐसा कोई व्यवस्था है। जो भी राज चल रहा है, हम पूर्ववर्ती जो है राज्यों से अपेक्षा हम अधिक संतुष्ट प्रतीत होते हैं, और जो विपक्ष है उससे हम असंतुष्ट ही हैं, क्योंकि ऐसा कोई जो है कि उन्होंने अभी योजना नहीं रखी। इसी साथ में अपनी थोड़ा बात आप धन्यवाद शॉर्ट बात करिएगा। समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। आप शॉर्ट करिएगा। हो गया बाबू, और कोई भाई? बाकी के साथ समय सीमा में ही अपनी बात रखेंगे सब। जी जी जी, हेलो। हाँ जी बिल्कुल। बताइए निखिल जी। देखिए, एक मिर्जा गालिब का शेर है कि दिल से तंग आए तो जिगर याद आया। हमें याद है जब जब ईवीएम आया था तो यही तर्क दिया गया था कि इससे जो चुनाव में धांधली है वो बंद हो जाएगी, चुनाव में पारदर्शिता आएगी, अच्छे उम्मीदवार आएंगे। आज 25-30 साल बाद हम उसी स्थिति पे खड़े हैं और क्या बोल रहे हैं कि हमें फिर से जो पुरानी व्यवस्था है उसको लानी है। मतलब हम ये नहीं निर्णय कर पाए कि कौन सी व्यवस्था हमारे लिए अच्छी है। कल तक हम इसे ठुकरा दिए, नकार दिए, ईवीएम को लाए। आज हम फिर ईवीएम को नकार के उसी ओर जा रहे हैं, तो फिर इसका मतलब क्या रहेगा? इसका मतलब तो रहेगा नहीं। जो बैलेट पेपर है, हमें याद है मेरे बिहार में आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले लोग आते थे लाठी डंडा लेकर और बैलेट पेपर चोरी करते थे। तो इसका कोई मतलब नहीं है कि आप ये खराब है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, वो खराब है। हम लोग यही करेंगे और हासिल होगा कुछ नहीं। हमारा मानना है कि जो ईवीएम है वो व्यवस्था ठीक है। अब बताइए, जब बैलेट पेपर सिलेक्शन होगा और जब काउंटिंग होगी उसमें कितना वक्त लगेगा?
आज एक दिन में नतीजे आ जाते हैं। जब बैलेट पेपर आएगा ना तो हफ्तों चलेंगे, तो फिर वो ठीक है। मतलब ठीक नहीं है। हाँ, थोड़ा आप भी शॉर्ट करिएगा। ठीक है। हेलो। मैं एक एक मिनट में अपनी बात रखना चाहता हूँ। जी बताइए। नहीं, मैं देखिए ये अभी कह मैं रहा था इनके कि राहुल तिवारी जी जिन्होंने विषय रखा है, अगर वो किसी को बतावें कि इनको बोलने दीजिए तो उनको हम लोग प्राथमिकता, प्रायोरिटी उनको देंगे। जो नए लोग हैं इस विषय पर अगर अपनी बात रखना चाहते हैं तो नए लोगों को बोलने दीजिए अभी। जी। अब बाबा जी, मैं तो ये कह रहा था कि जैसे कि जो भी लोग अपना अपना सवाल बोल रहे हैं ना, मैं कापी पे लिख रहा हूँ, तो सभी लोगों को बोलने का मौका दीजिए बारी बारी। और मैं जब सवाल का सभी सवाल लिख रहा हूँ और उसके बाद आखिरी में मैं सभी प्रश्नों का उत्तर दे दूंगा। ठीक है बाबा जी? ठीक चलिए, है। और बताइए अगर नए लोग कुछ, क्योंकि कई लोग हैं नए जुड़े हुए। हेलो। जी हाँ बिल्कुल बताइए बाबा जी, अनुराग जो जी। जो जो नए लोग हैं वो मेरा लोग बोले। हाँ, मेरा स्टेटमेंट ये है कि देखिए, पारदर्शिता वाली बात है, और जो लोग समर्थन करते हैं ईवीएम का और जो कंटिन्यू ये जारी रहे ईवीएम, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम कांच उसका तो पारदर्शी कर दीजिए, जो कि 2017 से पहले की स्थिति थी। दूसरी बात यह है कि काफी विकसित देश बैलेट पेपर का ऑप्शन देते हैं। जर्मनी हो गया आपका, अमेरिका हो गया, वहां पे बैलेट की प्रक्रियाएं हैं। और तीसरी मेरी बात यह है कि बीजेपी के खुद जीवीएल नरसिम्हा बहुत बड़े नेता है, उन्होंने खुद एक किताब लिखी है, डेमोक्रेसी एट रिस्क। ईवीएम के लूप होल्स बताए हैं उन्होंने। तो ये सब चीजें हैं। और दूसरा ये है कि मैं ईवीएम के पारदर्शी कांच का, वीवीपैट का समर्थन करता हूं, और उसमें तकनीकी सुधार, जो जल्द जल्द से जल्द जो तकनीकी सुधार हो सकता है, क्योंकि बिहार इलेक्शन बहुत करीब है, उसमें आप कांच पारदर्शी कर दीजिए। और जिनको मतपत्र का वो है उनको विकल्प दे दीजिए कि भाई तुम मतपत्र से कर लो, अगर तुम्हें ईवीएम में वो है, जिससे कि जो दो ये बड़े वर्ग हैं, प्रो ईवीएम और एंटी ईवीएम, इनके बीच में फ्रिक्शन पैदा ना हो। क्योंकि हम अभी भी पोस्टल बैलेट तो छपवाते ही हैं, तो थोड़े से और ज्यादा मतपत्र छप जाएंगे। तो मेरा स्टैंड ये है इसमें। धन्यवाद, मेरी बात खत्म है। जी और बताइए कोई। हाँ आदरणीय मुनि जी नमस्ते। आज बताइए अच्छा विषय में। मतदान प्रक्रिया में पारदर्शिता निर्वाचन आयोग बहुत ले आया है। मेरे हिसाब से लगभग है। अब वीवीपैट मशीन के द्वारा हम चेक कर सकते हैं कि किसको मतदान दिया। बटन दबाने के बाद उसमें 7 सेकंड के लिए वो स्लिप दिखाई देती है। जिस पार्टी को दिया उसका मोनो आता है, उस प्रत्याशी का नाम आता है, और वो पर्ची बीप की आवाज के साथ कट के नीचे गिरती है। हम उसका, जो निर्वाचन आयोग के कर्मचारी लगे रहते हैं, जैसे मैं शासकीय कर्मचारियों में, हम हर साल लोकसभा विधानसभा में वोट डलवाते हैं, तो हमने खुद ने मशीन गाँव में डेमो करके बताया। उसमें से जिस पार्टी को ए को अगर 10 वोट दिए, बी को 15 दिए और सी को 3 वोट दिए, तो वो व्यक्ति उनके सामने हम खोलेंगे 8 या 10 व्यक्ति, और उनको गिन के बताएंगे कि इतनी। और वास्तव में मतलब मैं तो बोल रहा हूँ कि जो मशीन है वो 100% ठीक है, उसमें कोई नहीं। ये लोग दोष देते हैं कि नहीं मशीन में गड़बड़ कर दी। मेरे हिसाब से मशीन में कोई गड़बड़ नहीं हो सकती है। ठीक बात। और दूसरी एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि आप बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश का चुनाव देख ले हम, विधानसभा और अ, लोकसभा। तो विधानसभा और लोकसभा में लाडली बहना योजना चालू करी सरकार ने, तो उसका लोगों को महिलाओं ने वोट बम्पर दिए बीजेपी को। और हरियाणा में देखेंगे हम
पंजाब में देखेंगे, पंजाब ने आम आदमी पार्टी ने घोषणा करी कि हम महिलाओं को पैसा देंगे, तो महिलाओं ने बम्पर वोट दिए। तो वो यूं कह रहा है कि मशीन खराब, कोई मशीन मशीन खराब नहीं हुई। लोगों ने वोट दिए, मतदाताओं ने वोट दिए पार्टी को, क्योंकि उनको फायदा मिला। तो फायदा मिलेगा। हम ही एक अनुमान से देखे कि मान लो कोई काम करने, कोई को मजदूरी 200 मिल रहा है, कहीं की जगह 300 देंगे, तो वो 200 के छोड़ के जगह 300 की जगह जाएगा। और क्योंकि काम भी उतना ही करना है उसको, वही करना है सेम। पर ये अलग चीज है, मतलब मजदूरी ये इसके क्षेत्र नहीं आता है। और उसके बाद देखेंगे हम पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने पैसे दिए, वहां पे भी है। कर्नाटक में कांग्रेस ने महिलाओं को पैसा दिए, इसलिए। तो मेरे हिसाब से ये देखो, पारदर्शिता तारे पर निर्वाचन आयोग को इस पे रोक लगाना चाहिए, पैसे बांटने वालों पे। क्योंकि पैसा बांट के वोट खरीदा जा रहा है। मतलब हम तो सरकार कह रहा है कि हम सुविधा दे रहे हैं, मगर वो सुविधा नहीं है, वो उनकी वो स्कीम नहीं है, वो उनकी वो फायदा नहीं, वो उसके वोट खरीद रहे हैं उससे। महिलाओं को 1,000 1,500 जो भी देके उसके चलिए, वोट खरीद रहे हैं, क्योंकि महिला दे हो रही है। गया आप चौहान जी, हो गया। मैं चलिए एक और आज कहना चाहता हूँ, पारदर्शिता कैसी लाई जाए इसमें, ठीक है, चलिए। इसके बारे में बताना चाहता हूँ। पारदर्शिता निर्वाचन के बारे में मेरा कहना है कि 2 दिन चुनाव की प्रक्रिया लागू जाए। एक दिन वीवीपैट से मशीन से किया जाए, दूसरे दिन वो स्टाम्प जो कागज वाली प्रक्रिया चलती है, मतपत्र, उससे किया जाए। जो व्यक्ति उसमें सम्मिलित होना चाहते हैं उसमें सम्मिलित हो जाए, वो मशीन से होना चाहते हैं मशीन से हो जाए। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ। सभी साथियों के लिए नमस्कार। रुकिए तो पहले मदन जी, मदन हाँ जी, जी, नए लोग को बोलने दीजिए ना। आप तो रोज बोलते ही हैं, तो आज राजेंद्र चौधरी जी हैं, चौहान जी हैं, अपने पास टाइम लिमिटेड है। संतोष जी हैं, सदन जो भी नए साथी हैं बात रखें। शासन श्रीमान जी, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। आ रही है। हाँ, मैं अहमदाबाद से भगवत सिंह बोल रहा हूँ। अच्छा, जी, ये अपने में ये जानना चाह रहे हो, ये अपने ईवीएम से गिनो के भले बैलेट से गिनो कि किससे भी गिनो, ये अपने जनता कब तक ये भाग ढोती रहेगी? इसमें जनता की जागरूकता और वोट का महत्व। अब मेरे नजरों में वोट का महत्व कहीं सरकार की नजरों में, सरकार के अंदर है ही नहीं है। आप एक बेफिजूल का वोट देते हैं जिसका कोई महत्व नहीं होता है। 5 साल में एक फॉर्मेलिटी होती है और लोगों को भ्रमित करके पागल बनाया जाता है। तो मेरा निवेदन ये है कि अपने को इससे बढ़कर नई दिशा में कुछ सोचना पड़ेगा, जिससे एक प्रामाणिक वोटर सही विकास के लिए देश में वोट कर सके। अभी की जो वर्तमान की जो व्यवस्था है, मैं अभी फर्स्ट टाइम जुड़ा हूँ अभी, और ग्रुप से भी मुझे राहुल जी से मैं 1-2 बार बात कर चुका हूँ। पर मेरा ऐसा निवेदन है कि अगर अपने उसी ईवीएम और बैलेट पे सोचेंगे तो नई व्यवस्था कैसे बना पाएंगे? तो मेरा निवेदन है कि अपने नई व्यवस्था बनाने के लिए कुछ ऐसा महत्वपूर्ण कदम उठाना चाहिए जिसमें इसका महत्व बढ़े, उसका उपयोग हो, विकास की ओर बढ़े। इसमें बहुत सारी टेक्निकल प्रॉब्लम है, तो उसको सुधार करके अपने को अपने जनता का एक जो प्लेटफॉर्म बना है उसको विस्तृत करना अपना सबका काम है। चलिए, आप एक बात बताइए शासन जी, बोलिए कि ना सर। आज यही तो विषय रखा गया है कि हाँ क्या सुधार करना चाहिए। आप भी कह रहे हैं कि सुधार करना चाहिए। जी, आपको तो यह बताना चाहिए था कि इस व्यवस्था में इस तरह का सुधार होना चाहिए। नहीं, वो सुधार का प्रारूप किया हुआ है, पर अभी वो क्या डिस्कशन करना, एकाएक मैं आप भी तो आपका कोई लेसन सुना आप नहीं तो है। प्रारूप पर 1 मिनट भी नहीं बोले। हाँ जी, चलिए, नहीं और मैं अभी बताइए कोई। नया जुड़ा हूँ, मुझे अभी आपका क्या चर्चा हुई ये भी मुझे मालूम नहीं है। अभी 5-2 मिनट में ही मैं जुड़ा हूँ अभी। आप प्रारूप बताइए ना। प्रारूप ऐसा है कि एक तो जो अपना ये जो एक आदमी एक वोट करता है, तो अगर कोई किसी का बिजनेस होता है कहीं दूसरी जगह बाहर, तो वो वहां भी विकास की एक होप रखता है कि भाई मैं इस जगह बिजनेस करता हूँ, टैक्स देता हूँ, तो मुझे दूसरा एरिया है तो उसमें भी मुझे पार्टिसिपेट करने का मौका मिलना चाहिए। तो ऐसा गवर्नमेंट के पास में कोई ऑप्शन है ही नहीं है। और ये वोट
विकास से जोड़ा जाता है, न कि इन लोगों की दुकान चलाने के लिए जोड़ा जाता है। और टैक्स का पैसा इन्होंने जो बर्बाद कर रखा है ना, उसके लिए अपने को एक अलग टाइप का अभी बहुत सारी एप्लीकेशन बना सकते हैं, अगर मान लो मेरे को मौका मिलेगा। वो आप टैक्स का तो तरीका छोड़िए। अभी अभी तो आप नई किस तरह की व्यवस्था चाहते हैं चुनाव में, वो प्रश्न है अभी। मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि अपने को एक सरकार के अधीन एक एप्लीकेशन बनानी चाहिए जो हर एक सब्जेक्ट के ऊपर वो वैलिड मत दे सके कि भाई इसके लिए हम ये कर सकते हैं। आप जो रिकॉल टू वोट बोलते हैं ना, कुछ ऐसा, मेरे को अभी ज्यादा मैंने देखा नहीं है, तो वो उस एप्लीकेशन के द्वारा हो सकता है और सबके लिए उपयोगी हो सकती है, सरकार के लिए भी हो सकती है, विकास के लिए भी हो सकती है, और अपना प्लेटफॉर्म भी मजबूत हो सकता है। ऐसा है। ठीक है, और कोई भाई चलिए और बताइए कोई। हेलो जी, मैं संतोष बोल रही हूँ। मेरी आवाज आ रही है? संतोष जी, आपकी आवाज गूंज रही है, आप बोलिए। ठीक, संतोष जी। हाँ, तो मैं कहना चाह रहा था कि अभी की चर्चा मतदान प्रणाली की पारदर्शिता के ऊपर है, तो जो अभी डेमो दिया गया है उसमें देख कर के ताज्जुब हुआ कि मतदाता पर्ची भी देखता है और वोट भी उसी को देता है, फिर भी पर्चियों की संख्या अलग आती है। तो यह बड़ी ही ताज्जुब की बात है। तो पहली बात ये। दूसरी बात, मैं अभी यही सोचने लगा कि बैलेट पेपर के समय में हमने भी चोरियां देखी है, देखी, और मगर पहले मान लीजिए कि जो सत्ताधीन पार्टियां थी वो ऐसा करती थी, गुंडों को बढ़ावा देती थी, क्योंकि उनके पास हो सकता है विकल्प दूसरा न था। आज की पार्टियों के पास ऐसे विकल्प है, इसलिए गुंडे मवालियों का वो उपयोग नहीं करते हैं। तो गुंडों मवालियों से तो हमें निजात मिला हुआ लग रहा है, मगर हमें हमारे वोटों की चोरी की संख्या या अनुपात कितनी बढ़ गई है इसके बारे में हम नहीं कह सकते। ये शक के जा रहे हैं। तो ऐसे में तो काफी संशय पैदा होती है। और ऐसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो कई देशों में ईवीएम पे आकर के वापस गए हैं, क्योंकि वहाँ की जनता और कोर्ट्स ने निर्णय दे दिया है कि ये मतलब विश्वास के लायक हमारी जिंदगी। तो यही सब बातें हो। वैसे भी एक तो ऐसा तो करना ही चाहिए कि जिन्हें ईवीएम से देना है वो ईवीएम से दे, और जिन्हें मतपत्र से अपना वोटिंग देना है वो मतपत्र से। इसमें तो कोई ठीक है, जरूरत नहीं। जी, मेरी बात खत्म हुई। बताइए और। और कोई भाई अपनी बात रखे। हम लोग राहुल जी को टाइम दे दें अब। बाबा, मेरे कुछ प्रश्न थे, हम सोच हाँ, रहे आप बताइए। जी ज्ञानेंद्र जी बताइए। जी जी जी। एक तो राहुल जी ने जो बात रखी है, वास्तव में मतदान की महत्ता को हम सभी स्वीकार कर पा रहे हैं। आज एक शासन व्यवस्था लोकतंत्र के जिसके बारे में बातचीत हो रही है, जिसके द्वारा हम शासित हो रहे हैं, उसमें एक ही व्यवस्था है जिसके माध्यम से जनता को अधिकार मिला हुआ है कि वह शासन सत्ता पर कुछ नियंत्रण कर सकती है, वह है मतदान। इसलिए स्वस्थ और सुरक्षित और बढ़िया मतदान हो, इसकी जिम्मेदारी, इसकी चिंता तो सभी को होनी ही चाहिए। लेकिन एक बड़ा प्रश्न ये खड़ा होता है कि जैसे आप ये कह रहे हैं कि वर्तमान में जो एक मतदान प्रणाली में सुधार करके, पहले बैलेट पेपर था, बैलेट पेपर के बाद अभी एक ईवीएम का विकल्प अपने पास है, जिसमें ईवीएम मशीन पर हम कुछ बटन दबाते हैं और वो हमारा वोट स्टोर हो जाता है, जिसको कि बाद में चुनाव आयोग रिकॉल कर लेता है। उसके पास पूरी जानकारी आ जाती है कि एक मशीन में कितने वोट किस सिंबल को गए हैं अथवा किस पॉलिटिकल पार्टी को लोगों ने पसंद किया है। यहाँ पर मेरे दो तीन बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न खड़े हो रहे हैं। एक तो अनुराग जी भाई साहब ने और एक भाई साहब ने भी चर्चा की कि कई सारे विकसित देशों में भी अभी ईवीएम नहीं पहुंचा है, वहां बैलेट पेपर पर चुनाव हो रहा है। इस बात को लेकर के उदाहरण दिया जाता है अमेरिका का।
तो मैंने इस बारे में जो जानकारी जुटाई उसके आधार पर बात सिर्फ इतनी सी है कि अमेरिका में कुछ राज्य ऐसे हैं जहां यह सुविधा भी प्रदान की जाती है कि जो मशीन पे आपने वोटिंग दी है वो आपके हाथ में प्रिंट एक निकल के आता है, उस प्रिंट पर आप दोबारा मतदान करते हैं। मतलब एक तो मशीन में आपने बटन दबाया है कि मैंने, मान लीजिए आपने वहां पे, तो फिलहाल 2 ही 3 पार्टियां चुनाव लड़ती हैं मोस्टली, लेकिन अगर भाजपा और कांग्रेस है तो मान लीजिए आपने अगर कांग्रेस को वोट किया है तो वो आपके पास कांग्रेस पे वोट लगा हुआ प्रिंट आता है, आप उस पर दोबारा कांग्रेस कर देते हैं तो आपका वोट वैलिड मान लिया जाता है, अदरवाइज इनवैलिड मान करके उसको छोड़ दिया जाता है। एक बात तो ये है। दूसरी बात, जितना लेंदी प्रोसेस भारत में है उतना लेंदी प्रोसेस पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। लेंदी प्रोसेस का मतलब यह है कि अमेरिका में या अन्य देशों में छोटे छोटे राज्य हैं जो अपने अपने प्रतिनिधियों का चयन करते हैं। जैसे स्विट्जरलैंड में 26 राज्य हैं और 3.5 सब कॉन्टिनेंट्स हैं। 26 और 3.5 राज्यों में वहां उनकी वोटिंग होती है और फिर नेशनल जब वोटिंग तय होता है, मतलब जैसे राज्य सरकारें बन गई और फिर केंद्र सरकार जब बनाने की बात होती है तो प्रत्येक नागरिक भागीदारी अपनी नहीं निभाता, उसमें वो राज्य प्रतिनिधि ही अपनी भागीदारी निभाते हैं। यही व्यवस्था कई अन्य देशों में भी है जहां आज बात किया जा रहा है, जिनकी नकल करने की बात हम करते हैं कि बैलेट पेपर होना चाहिए। एक बात और, बैलेट पेपर को लेकर के जो पीछे के चुनाव हुए हैं अपने देश में, हम लोग सब उसके प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं। कोई आज का 18-19 साल का बच्चा हो जिसने उस जमाने की वोटिंग में हिस्सा ना लिया हो तो उसको नहीं पता होगा बाकायदा बैलेट पेपर में किस तरीके से भ्रष्टाचार होता है, किस तरीके से लूट होती थी। हालांकि वह लूट ईवीएम के साथ भी पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि बैलेट बॉक्स अगर चुराया जा सकता है तो ईवीएम मशीन नहीं चुराई जा सकती, लेकिन बैलेट बॉक्स बदल दिया जाता था, ईवीएम मशीन नहीं बदली जा सकती। ऐसे करके बहुत सारे विकल्पों के आधार पे ईवीएम मशीन के साथ परिवर्तन हुआ है। एक और बात जो मैं कहना चाह रहा हूं कि टाइप ऑफ मशीनरी का मैं सिर्फ एक उदाहरण दूंगा कि मैंने अपने कार्यालय में, रामानुजन कार्यालय के लिए एक डिजिटल घड़ी खरीदी। डिजिटल घड़ी यानी वो डिजिट्स में आता था और वो एंड्रॉयड से कंट्रोल होता था। अब मैंने एंड्रॉयड से कंट्रोल करके उसको एक छोटा सा सॉफ्टवेयर बनाया कि इतने बजे भैया आप हमको जगा दिया करो, इतने बजे हमको बता दिया करो, और वो मैंने वाईफाई के बगल ही, जहां वाईफाई राउटर लगा था उसी के बगल ही मैंने वो मशीन लगा दिया। हुआ क्या कि कुछ दिन, 1 आध दिन तो सही से बताया, लेकिन वाईफाई राउटर की वजह से उसने एक भी दिन सही टाइम नहीं बताया, या यह कह लीजिए कि एक भी दिन सही से अलार्म नहीं बजाया। क्यों? क्योंकि वो घड़ी डिजिटल थी और वह बाहर से कंट्रोल होती थी। मैंने उसको हटा के एक एनालॉग क्लॉक, जो वॉल क्लॉक बाजार में मिल जाता है 100, 150, 200 रुपए में, वो वाली घड़ी लगा दी। वो वाली घड़ी हटाने के बाद अभी तक कभी भी एक भी सेकंड का गलत टाइम नहीं बताया। घड़ी दोनों ही थी, वो डिजिटल थी, ये एनालॉग है। यानी कि ये घड़ी किसी बाहर से, किसी व्यवस्था के द्वारा या बाहर से इंटरनेट से या बाहर के किसी मैकेनिज्म से वो नहीं जुड़ी है, इसलिए वो ठीक काम कर रही है। ऐसी बहुत सारी मशीनरियां हैं जो बाहर से कंट्रोल नहीं होती। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, मेरे घर में आटा की चक्की लगी हुई है, क्या आटा की चक्की बाहर से कंट्रोल की जा सकती है? नहीं की जा सकती। बाहर से घड़ी एक एनालॉग लगी है, क्या उसको किसी तरीके से हैक किया जा सकता है? मैंने 200 रुपए की घड़ी लगाई, इसको हैक करके दिखाइए, इसको बताइए कि ये 12 बजे के समय पे 12 ना बजाइए, 9 ही बजाए। तो टाइप ऑफ मशीनरी भी बहुत सारा अपना रोल प्ले करती है। ईवीएम को लेकर के मैं बता दूं कि चुनाव आयोग ने जितनी भी बार ईवीएम के बारे में बात किया है, उन्होंने बताया है कि इसको बाहर से बिल्कुल टेम्पर नहीं किया जा सकता, और राहुल तिवारी जी भी यही कह रहे हैं कि उसको बाहर से टेम्पर नहीं किया जा सकता, उसको अंदर से ही टेम्पर किया जा सकता है।
अंदर से अगर टेम्परिंग की बात आ रही है तो वह टेम्परिंग के लिए एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि चुनाव आयोग ने 2 महीने के लिए सार्वजनिक रूप से ईवीएम मशीन रख दिया और कहा कि इसको आकर कोई हैक करके दिखाए। मुझे नहीं लगता कि एक भी पॉलिटिकल पार्टी जो आज रोना रो रहे हैं कि ईवीएम की वजह से हम वोट की चोरी हो रही है, हम सत्ता में नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनमें से एक आदमी भी शायद उस टेम्परिंग को रोकने के लिए, टेम्परिंग को साबित करने के लिए वहां नहीं गया। राहुल तिवारी जी भी जो मशीन आज लेकर के आए हैं, जिस मशीन को उन्होंने दिखाया, वो ये दावा कर रहे हैं कि ये मशीन चुनाव आयोग की नहीं है, ये मशीन हमने बनाई है। ये मशीन मैं अपने ऑफिस में बैठ करके थोड़ी बहुत भी जानकारी है तो तमाम ऐसे मशीन बना सकता हूं और तमाम ऐसी तरीके से उसको हैक करके लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश कर सकता हूं और लोग मोटिवेट हो भी जाते हैं। इतना बड़ा देश है, इतने तरह के लोग हैं, किसी भी तरीके से कुछ लोग तो मिल ही जाएंगे जो इस बात पे विश्वास कर लेंगे कि हाँ ये वही ईवीएम मशीन है, जब ये हैक हो रहा है तो वो भी हैक हो जाएगा। मगर सवाल ये खड़ा होता है कि अगर हम ईवीएम को टेम्पर्ड बता रहे हैं और ईवीएम से बेहतर बैलेट को बता रहे हैं, तो बैलेट के समय में जो चुनाव व्यवस्था हम लोगों ने देखी है और आज जो ईवीएम के समय में चुनाव व्यवस्था हम देख रहे हैं, क्या दोनों में से कोई समानता, कोई बेहतरी नहीं हुई? हम आज देख रहे हैं कि हम कहीं बेहतर हुए। एक जो शासन भाई साहब का अभी नाम दिखा रहा था, उन्होंने एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न किया कि क्या हम ये चुनाव व्यवस्था को लेकर कुछ परिवर्तन करें। तो एक बात हम बता दें, हम सब लोग जो यहाँ पे रेगुलर चर्चा करते हैं, जिसमें वैद्यराज जी हैं, विपिन जी हैं, ब्रजेश जी हैं, ये सब भाई साहब हम लोग यहाँ पे लगभग 22-25 लोग रेगुलर चर्चा करते हैं। हम सब लोगों का एक मानना है या यह कह लीजिए एक निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि जिस तरह की चुनाव प्रणाली की बात हम बाहर का कर रहे हैं, उस चुनाव प्रणाली को थोड़ा बहुत अपने यहां भी शामिल करना चाहिए। मैं इस बात को थोड़ा सा और क्लियर कर दूं, क्योंकि बिल्कुल एकदम अलग सी बात मैंने कही है। मैं ये कह रहा हूं कि जो केंद्र सत्ता है, दिल्ली में बैठी हुई जो संसद है, उसके पास इतनी ज्यादा शक्तियां इकट्ठी हो गई हैं और उन शक्तियों को बनाए रखने के लिए वो हर प्रकार का प्रपंच करने के लिए तैयार हो जाती है। अगर उन शक्तियों को कम कर दिया जाए, मेरा कहने का मतलब है कि राज्यों को बांट दिया जाए, स्थानीय निकायों को बांट दिया जाए, गांवों को बांट दिया जाए, तो मुझे लगता है कि इतनी ज्यादा समस्या वोटिंग को लेकर के नहीं होगी। अगर होगी भी, कोई व्यक्ति करना भी चाहेगा, तो आखिर उसको लाभ क्या मिलेगा? क्या वह इतनी बड़ी टेम्परिंग, इतना बड़ा सरदर्द लगा करके वहां जाकर भी कुछ ना कर पाए? हम लोग यह अक्सर बात करते हैं कि केंद्र सरकार के पास 5 विभाग के अतिरिक्त कुछ होना ही नहीं चाहिए। हम लोग आज या पूरे देश में ताकत लगाकर यह बात हम कहते हैं कि आज ईवीएम हटा देना चाहिए, बैलेट पेपर ला देना चाहिए, या बैलेट पेपर हटा देना चाहिए, ईवीएम लगा देना चाहिए, या काली विंडो हटा देनी चाहिए, सफेद विंडो आ जानी चाहिए। हम ये ताकत क्यों नहीं लगाते कि संसद के पास शक्तियां कम करनी चाहिए? हम ये ताकत क्यों नहीं लगाते कि हम स्थानीय निकायों को ज्यादा से ज्यादा शक्ति प्रदान करें, ज्यादा से ज्यादा शासन की क्षमताएं प्रदान करें, जिससे कि ऊपर की आवश्यकता ही इतनी न रह जाए। यह बात भी आई कि पैसा दे करके या फ्री व्हीज के माध्यम से वोटिंग के प्रभाव को परिवर्तित किया जाता है, या यह कह लीजिए वोटिंग को टेम्पर्ड किया जा सकता है, किसी भी तरीके से लोगों को बरगलाया जा सकता है। हम कहते हैं इतना पैसा ही मत इकट्ठा होने दीजिए। क्यों इतना पैसा इकट्ठा हो रहा है सेंट्रल के पास? वह स्थानीय निकायों के पास अधिकार हो जाए। मैंने शायद थोड़ी सी लंबी बात कर दी, फिर भी मैंने जल्दबाजी में खींचा है अपनी बात को शॉर्ट में करने के लिए। और कोई भाई अगर कुछ कहना चाहे, कुछ बात करना चाहे तो कह सकते हैं। धन्यवाद। अगर मुनि जी कुछ कहना चाहे तो पहले मुनि जी का वक्तव्य ले लेते हैं हम लोग, फिर समय कम बचा। मैं तो यही बड़ा बात कहना चाहूंगा कि मैंने 1955 में बूथ कब्जा किया है
हम लोगों ने बड़ी मात्रा में ठप्पे भी लगवाए, लगाए भी। ये मैं माने अब की बात नहीं बता रहा हूं, मैं उस समय की बता रहा हूं, जो आज से 70 साल पहले की बात आपको बता रहा हूं। उस कालखंड की तुलना में अगर ईवीएम की जगह कोई और नई प्रणाली आती है तो उस पर विचार किया जा सकता है, लेकिन उस लूटपाट वाली प्रणाली पर तो हम लोग किसी किसी भी हालत में जाने को तैयार नहीं है। एक बात आप और सोचिए कि क्या इसी ईवीएम से पहले जब माने 1990 95 या मनमोहन सिंह के कार्यकाल में जब इसी ईवीएम से बेईमानी होती थी तो उसका तरीका तो जानते होंगे सब लोग, कांग्रेस के लोग भी, कि हम लोग इस तरीका से उस समय बेईमानी करते थे। उसी तरीके को आज सामने ला दीजिए कि हम लोग ऐसा करते थे तो ये भी मोदी भी करते होंगे ऐसा। एक प्रश्न और खड़ा होता है कि अगर ईवीएम में कोई भी हेरफेर होता है तो बिल्कुल वहां के जो चुनाव कार्यक्रम कार्य कराने वाले लोग हैं उनमें से कहीं ना कहीं किसी ना किसी की उसमें सहभागिता होती होगी। भाई वहां तो स्थानीय लोग भी रहते हैं चुनाव ड्यूटी में, तो और जो हजारों लाखों लोग चुनाव ड्यूटी में लगते हैं इनकी अगर सहभागिता इनमें से 2% 4% की भी होती होगी, ये तो लाखों की संख्या में होते हैं, उनमें से कोई आकर के बतावे कि हाँ हम लोग ऐसा करते थे। एक बात और उठती है कि फिर ये बात सुप्रीम कोर्ट में सिद्ध क्यों नहीं की जा रही है। आप हम लोग के बीच में अगर बता रहे हैं, इसी डेमो को आप सुप्रीम कोर्ट में दिखा दीजिए। सुप्रीम कोर्ट में तो 8 बार ये मुकदमा जा चुका है, एक बार दो बार नहीं, 8 बार गया है। और क्या चुनाव आयोग अगर अविश्वसनीय है तो क्या सुप्रीम कोर्ट भी विश्वसनीय नहीं है? और अगर सारे लोग अविश्वसनीय हैं, सुप्रीम कोर्ट भी, चुनाव आयोग भी, सब अगर अविश्वसनीय है तो हम लोग कैसे मान लें कि राहुल तिवारी जी अकेले विश्वसनीय हैं हिंदुस्तान में? यह प्रश्न भी एक खड़ा होता है कि आप सुप्रीम कोर्ट में 8 बार जा चुके हैं, इसलिए इस इसकी जगह पर, पुरानी प्रणाली के जगह पर अगर कोई और संशोधित प्रणाली आती है उस प्रणाली पर विचार किया जा सकता है। और यह जो मशीन है, यह मशीन मुझे नहीं पता था कि ये चुनाव आयोग की नहीं है, अभी तो ज्ञानेंद्र जी ने बताया। मैं तो यह समझ रहा था कि कोई अधिकृत मशीन में एक डेमो दिखाया जा रहा है कि देखिए इसमें ऐसा बदलाव किया जा सकता है। लेकिन इनका तो माने जो ज्ञानेंद्र जी ने कहा, अगर वह बात सही है कि वह मशीन जो अभी दिखाई जा रही थी वह चुनाव आयोग की नहीं है, ये तो मशीन ही खुद ही विश्वसनीय नहीं है, तो इसलिए मेरा ये सुझाव है कि उसको वहां दिखाया जा सकता है। एक बात लास्ट में और आपसे बताऊं कि मैं ज्ञानेंद्र जी की इस बात से सहमत हूं। मान लीजिए कि आपने 1 क्विंटल मिठाई ला करके खुले चौक पर रख दी और कह दिया कि भाई सब लोग एक एक रसगुल्ला ले जाइए खाइए, तो वहां कुत्ते भी आएंगे, चींटियां भी आएंगी, सब आएंगी। इसके बाद कुछ माने झोला उठा उठा के ले जाएंगे और अंत में कोई ऐसा भी दादा आएगा कि सबको मार के भगा देगा और सारी मिठाई खुद उठा के ले जाएगा ट्रैक्टर में लाद करके। तो आप कहेंगे कि इसको अब माने ईमानदारी से कराइए, तो इनको रोकिए। अरे भाई आप मिठाई लाकर रखे ही काहे के लिए है अगर आपके पास उसकी सुरक्षा नहीं है तो? इसलिए चुनाव की प्रणाली पर ज्यादा विचार करने के बजाय
चुनाव के महत्व को घटा दीजिए। अगर हम एक कोई इम्प्लाई भर्ती कर रहे हैं कि भाई हमारी तिजोरी के लिए देखभाल करने के लिए चाहिए, अगर हमारी तिजोरी में 500 करोड़ रुपया होगा तो हम जिसको रखेंगे उस आदमी की बहुत पूछताछ करेंगे, क्योंकि 500 करोड़ रुपए का पहरेदार है वो। और उस तिजोरी में 1 लाख रुपया है तो हम इतनी देखभाल नहीं करेंगे, अच्छा ठीक है क्या होगा देखा जाएगा। तो हम क्यों इतना महत्वपूर्ण बना रहे हैं चुनावों को, ये भी एक विचारणीय प्रश्न है। चलिए आगे। और बाबूजी, मैं एक बात कहना चाहूंगा। शॉर्ट आप में एकदम, जी राहुल जी को टाइम। जी, आपने 1955 की बात की और मैं 2025 की बात कर रहा हूँ। ऋषिकेश को चुनाव हुए वो बैलेट पेपर पर हुए, और रात के 1:30 बजे काउंटिंग खत्म हुई। कितना हंगामा हुआ, कितना आरोप लगाया गया कि सब कुछ गड़बड़ कर दिया गया, उसमें काउंटिंग में सब फेरबदल हो गई। तो मुझे लगता है ये बड़ी संदेहास्पद स्थिति है बैलेट पेपर की भी। ठीक है, चलिए अब अगर किसी को कोई प्रश्न करना है राहुल जी से तो और कर लीजिए, या फिर पहले वो उत्तर दे हम दे उसके बाद आप प्रश्न कर सकते हैं फिर भी। लोग एक सवाल या सुझाव और है बाबा। जी पवन जी जी। हाँ, बाबा, बैलेट पेपर लूट जाना और ईवीएम को डब्बे को उठा ले जाना, ये कानून व्यवस्था की स्थिति है, बैलेट पेपर का दोष नहीं है। ईवीएम में थोड़ा सा अंधेरा है। ईवीएम में वोट डालते समय उसी समय गिनती भी होते रहना चाहिए कि किस प्रत्याशी का हम वोट दे रहे हैं, उस प्रत्याशी में हमारा एक वोट बढ़ा कि नहीं बढ़ा, उसी समय कंफर्म हो जाए। तो ये जो समस्या है कि हमारा वोट कहाँ गया, यह स्थिति खत्म हो सकती है। धन्यवाद बाबा। ठीक। लेकिन ये बताइए पवन जी जी कि इस तरह की तो व्यवस्था है अभी भी कि आप जो वोट देते हैं उसकी पर्ची गिरती है और उन पर्चियों में से हर ईवीएम में से कुछ पर्चियां मिलाई भी जाती हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। जी तो एक आध पर्ची तो ऐसी निकलनी चाहिए थी किसी एक आध मशीन में कि ये इस तरह से भारी गड़बड़ हो गया, बिल्कुल क्योंकि सही बात। पर्ची निकलती है ये बात भी हम सुने हैं और पर्चियां मिलाई जाती है ये बात भी सुने हैं। बिल्कुल सही बात बाबा। ठीक है। गिनती भी उसी समय हो जाए तो झंझटें खत्म हो जाए। हाँ, चलिए राहुल जी बताइए। राहुल तिवारी जी बताइए आप। जी, तो मैं एक एक करके उत्तर दे देता हूँ बाबा जी। अ, सबसे पहला सवाल था कि ईवीएम में चोरी होती है तो बाकी पार्टियां कैसे जीत जाती हैं। तो देखिए, वर्तमान में कि एक एक तरफ तो भारत की पूरी जनता है और दूसरी तरफ कुछ ब्रांडेड पार्टियां हैं जिनकी सरकार बनती रहती है, ठीक है ना। अगर भारत में सिर्फ एक ही पार्टी को अगर ईवीएम जिताती जाए तो दूसरी पार्टियों के जो लोग हैं वो चुनाव जीतेंगे नहीं। तो जो जनता है, जो उनके समर्थक है, वो लोग रोड पे आना शुरू हो जाएंगे। तो इसीलिए दूसरी पार्टियों को भी थोड़ा बहुत वोट देना ही पड़ता है, ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ा कारण है। मान लो कि अगर किसी एक पार्टी को किसी एक पार्टी को ही हमेशा जिताने, मतलब उस जिस पार्टी का अगर मान लो उस पार्टी का कंट्रोल हो ईवीएम के ऊपर और वही पार्टी अगर वोट ले जाए तो जो दूसरे पार्टी के फॉलोअर्स हैं वो रोड पे आ जाएंगे और उनको लगेगा कि भाई मेरी लड़ाई तो कांग्रेस लड़ रही है या कोई और पार्टी लड़ रही है, तो उनको तो चुनाव जीतने नहीं दे रहे हैं। तो जनता मैदान में भी आ सकती है। तो इसीलिए कुछ ना कुछ वोट दूसरी पार्टियों को देना पड़ता है, ठीक है। तो इसीलिए मतलब कि सभी मतलब कि एक पार्टी हमेशा चुनाव नहीं जीत सकती है, चाहे वो जिनके कंट्रोल में ईवीएम है उनकी पूरी बात ही क्यों ना माने, फिर भी उनको जिताना इम्पॉसिबल है। तो इसलिए सभी पार्टियों को एक पार्टियों को वोट देना जायज नहीं होता है। इसीलिए वो लोग
जो भी कंट्रोल करते हैं उसको, वो लोग बाकी पार्टियों को भी थोड़ा थोड़ा सीटें देते रहते हैं। ठीक है, मतलब कि एक पार्टी को हमेशा ज्यादा वोट नहीं मिल सकता, मतलब ज्यादा सीटें नहीं मिल सकती है, नहीं तो फिर भारत की जनता खुद अपनी लड़ाई लड़ने आ जाएगी। तो उनको ये डर है कि भाई, उनको ये लोगों को भटका के रखना है कि भाई मेरी लड़ाई बीजेपी लड़ रही है तो मेरी लड़ाई कांग्रेस लड़ रही है, मेरी लड़ाई कोई और अदर पार्टी लड़ रही है, ताकि जनता घर में बैठे रहे। अगर जनता ही खुद अपनी लड़ाई लड़ने लग जाएगी, अपनी मांग सड़कों पे आके मांगने लग जाएगी, तो ज्यादा उनको दिक्कत हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा कारण है। दूसरा सवाल था, बैलेट पेपर से भी चोरी हो सकती है। तो बिल्कुल सही बात है। मैं भी जब छोटा था तो मैं सुनता था कि बूथ कैप्चरिंग हो जाती थी, लोग बंदूक बंदूक लेके आते थे और पेटी बदल देते थे, पेटी लेके चले जाते थे, खुद ही मोहर लगाने लग जाते थे। और अभी हाल फिलहाल में बहुत सारी जगह पे, और ऐसा मतलब कि आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले देखा जाए तो बहुत कुछ ऐसा होता था। तो वर्तमान में जैसे 2025 में देखा जाए, तो अगर अगर बैलेट पेपर से वोट कराया जाता है, तो अगर मान लो बूथ कैप्चरिंग होती है, कुछ गुंडे लोग आ जाते हैं, बंदूक लेके आ जाते हैं और वो कुछ कुछ भी कैप्चरिंग वगैरह करते हैं, धांधली करते हैं, तो बहुत सारे लोगों के पास फोन होता है, वो लोग वीडियो बना सकते हैं, और जो व्यक्ति ऐसा चोरी कर रहा है उसकी फोटो वीडियो बन सकती है और उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। पुलिस वाले वहां पे मौजूद होते हैं, उनको गोली मार सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं। तो 2025 में तो ये चीज पॉसिबल नहीं है कि भाई कोई लोग आए, कोई गिरोह आए और जो सरेआम, मतलब कि जनता के बीच में, पुलिस वालों के बीच में, सुरक्षा कर्मियों के बीच में, सभी लोगों के पास फोन है, फोन के सामने वो लोग ऐसा कैप्चरिंग कर ले। अगर ऐसा पॉसिबिलिटी रहता तो जो बैंक में जो कैश डालने वाली जो वैन होती है उसके साथ भी हो जाता। पर उसके साथ तो 2-3 ही कर्मचारी होते हैं और वो लोग बंदूक रखे होते हैं, फिर भी ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उन्हें डर होता है कि भाई पुलिस वाले गोली मार सकते हैं, सुरक्षाकर्मी गोली मार सकता है, वीडियो बन सकती है, कभी ना कभी हम पकड़े जा सकते हैं। ये उस टाइम ज्यादा जायज थी, जिस टाइम लोगों के पास फोन नहीं था, सिक्योरिटी इतनी टाइट नहीं थी, कैमरा नहीं था। ठीक है, तीसरा सवाल था, ईवीएम को गलत बोलने वाले कोर्ट में क्यों नहीं जाते हैं? तो जब कोर्ट में बुलाया गया था, तो जो जज है उन्होंने उन्होंने भी मशीन को छू कर देखने का सपोर्ट नहीं किया था। चुनाव आयोग और जज ने बोला था कि दूर खड़े होकर हैक करके दिखाओ। ठीक है, उसका यही नियम था कि आपको ईवीएम को दूर खड़े होकर हैक करके दिखाना है। तो जो वर्तमान में जो मशीन है, चुनाव आयोग का कहना है कि ये बिना इंटरनेट, बिना वाईफाई का चलता है, ये प्रोग्राम से चलता है। तो प्रोग्राम को, तभी प्रोग्राम में धांधली है कि नहीं है, बगैर उसको खोल के देखे बगैर नहीं देखा जा सकता है कि भाई धांधली हो रही है कि नहीं हो रही है। और खोल के देखने के लिए चुनाव आयोग या कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जज, हाई कोर्ट का जज, वो मशीन को देते ही नहीं है भाई, छूने ही नहीं देते हैं। मशीन को देने की बात कुछ और है। अगर मशीन को देना चाहे तो ईवीएम हटाओ। ठीक है, और किसी को कोई प्रश्न करना हो तो बताइए। प्रश्न केवल। अब मेरी आवाज आ रही है? चौथा सवाल था, दुनिया आगे जा रही है तो हम पीछे क्यों जाए? तो दुनिया के बहुत सारे देशों में ईवीएम के साथ वोटिंग प्रक्रिया शुरू हुई थी, लेकिन वहां के लोगों ने विरोध किया, तो कई जगह पर ईवीएम हटाकर विकसित देशों में, टेक्नोलॉजी हमसे भी ज्यादा टेक्नोलॉजिकल देशों में, वहां पे ईवीएम को हटाकर पूर्णतः बैलेट पेपर से वोट कराना स्टार्ट हो गया। और कई कई जगह पे ईवीएम भी रख दिया गया और पेपर बैलेट भी रख दिया गया। मतलब कि जिनको ईवीएम में वोट डालना है वो ईवीएम में वोट डालते हैं, और जिनको पेपर बैलेट से वोट डालना है उनको पेपर बैलेट से वोट डालने का ऑप्शन दिया जाता है। और उन देशों में चुनाव आयोग से अगर कोई बंदा बोले कि भाई मैं पैसा देता हूं, आप मशीन दे दो, मैं उसमें पॉसिबिलिटी है कि नहीं हैकिंग की, मतलब चोरी की, तो मैं उसको चेक करूंगा, बताऊंगा। तो चुनाव आयोग, वहां का जो चुनाव आयोग जो भी होगा, उनको वो पैसे लेके वो मशीन दे देते हैं, ईवीएम उनको। पर हमारे देश में ऐसा नहीं है। अगर हम चुनाव आयोग को पैसा देते तो चुनाव आयोग मशीन नहीं देती है। तो ईवीएम को कोर्ट में, मतलब कोर्ट में क्यों नहीं जाते हम लोग? तो इस सवाल का जवाब हो गया भाई, कोर्ट में छूने ही नहीं देते हैं, तो फिर हम जाके भी वहां पे क्या करें? दूर से हैक किया नहीं जा सकता है। ठीक है, जब वीवीपैट नहीं था तो उस वाले मशीन को हरि प्रसाद जी, जो चुनाव आयोग में ही काम करते थे, उन्होंने 2010 में हैक कर दिया था। उसकी वीडियो यूट्यूब पे पड़ी हुई है। ये बताइए राहुल पांचवा जी, सवाल है। राहुल जी जी एक जी, बात बताइए कि ये हरि प्रसाद जी ने सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं दिखा दिया जा करके? सुप्रीम कोर्ट के लोग बोलेंगे उनको, तभी तो हो जाएंगे ना।
बाबा नहीं, क्या दिक्कत आई? सुप्रीम कोर्ट में हरि हरि प्रसाद जी का नाम आपने 4-5 बार ले दिया, मतलब हरि प्रसाद जी ने जो कह दिया वो ब्रह्मवाक्य हो गया। और सुप्रीम कोर्ट तो चुनौती दे रहा था कि आप बताइए आकर के, तो जा करके नहीं, हरि प्रसाद मशीन दिखा देनी चाहिए, अभी भी दिखा दीजिए आप। अभी अभी सुप्रीम कोर्ट में तो एक केस चल रहा है अभी, तो आप जाके दिखा दीजिए ना। बाबा उन्हें सवालों का जवाब तो देने दीजिए। हाँ, एक बात और बताइए कि अभी अमेरिका के जो चुनाव हुए हैं, उस चुनाव पर अमेरिका सरकार ने ये कहा है कि हम भारत की चुनाव प्रणाली पर अब गंभीरता से विचार कर रहे हैं और वो चुनाव प्रणाली ज्यादा अच्छी है। अभी मतलब अभी 2 महीने पहले ये बात आई है। क्यों विचार कर रहा है फिर अमेरिका? तो हाँ, बताइए। जो अमेरिका है, देखिए अमेरिका का भारत पे लगातार उनका जो कब्जा है वो बढ़ता जा रहा है। तो जब वो लोग, जैसे मेरा ये पर्सनल अनुभव है कि मेरे वो अमेरिका मैं चाहता है कहता कि हूँ, भारत में ईवीएम आपने हमेशा चालू रहे, देखो राहुल जी, और आपने उसी तो अमेरिका में बताया है बैलेट पेपर कि से वोट देने का अमेरिका विकल्प ने, है। आप ये बात आपने कही है कि अमेरिका ने मशीनों को हटा करके और बैलेट पेपर से चुनाव कराना शुरू किया। ये आप हाँ, बोले नहीं, हैं, मैं तो बोला नहीं हूँ। जी जी, कई जगह पे ईवीएम के साथ बैलेट पेपर का विकल्प दिया जाता है वहां पे। तो ठीक है। अमेरिका अपने देश में क्यों नहीं कर लेता है? वो तो भारत के मतलब भारत के चुनावी प्रक्रिया पे वो विचार करेगा, तो अपने देश में भी तो कर सकता है बाबा जी। चलिए, खैर हो गया। हाँ, और बताइए, कोई आपको और कोई बात हाँ, राहुल जी कहने को तो बताइए। जी जी जी, पांचवा पांचवा सवाल था कि बैलेट पेपर से चुनाव होगा तो समय बहुत लगेगा। तो देखिए, कोई भी चुनाव है, जैसे जैसे कि चुनाव का अ, अ, जो इलेक्शन डेट डिक्लेयर होता है, हाँ, ठीक वो है। वो इलेक्शन ये आप इलेक्शन डेट डिक्लेयर। छोड़ दीजिए। ये ये वाला प्रश्न आप छोड़ दीजिए, इससे मैं आपसे सहमत हूँ, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, और बताइए। जी जी, तो छठा सवाल देखिए, है कि ईवीएम। हाँ, बताइए। जी अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो बताइए। जी, बताइए बताइए। हमारा प्रश्न यह है कि राहुल गांधी, अखिलेश सिंह, मायावती, ये सब लोग जो है कि ईवीएम मशीन की मांग क्यों नहीं की है? यदि उनको तो मांग करना चाहिए, ये तो बहुत बड़े चेहरे हैं, इनकी मांग को प्रमुखता से दी जा सकती है, इनको मांग करना चाहिए। चलिए, और राहुल बताइए साहब आप एक चीज और बताइए। बताइए। राहुल साहब अगर आप एक चीज बताइए कि अगर उसी समय गिनती होती रहे तो आपकी ईवीएम सेना जो है ईवीएम से चुनाव होने देते देते रहना चाहेगी? अगर उसी समय गिनती होती रहे तो कि फिर भी आप चाहेंगे कि नहीं बैलेट पेपर पे चलो? देखिए, अगर ईवीएम से चुनाव होगा, सबसे पहली चीज देखिए, ध्यान से इस बात को जानना जरूरी है कि जो चुनाव होता है वहां पे 3 प्रक्रिया होती है। एक बैलेट यूनिट होता है, वहां पे मतदाता वोट डालता है। एक कंट्रोल यूनिट होता है, मतदान पर अधिकारी वोटिंग को नियंत्रित करता है, ये मतदान अधिकारी के पास होता है कंट्रोल यूनिट। और जो वीवीपैट होता है, वो वोटर जो हम वोट देते हैं उसका स्लिप देखने के लिए वो मशीन होता है, जिस मशीन में मैंने आपको दिखाया। तो यहाँ पे 3 मशीनें होती है, बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट, वीवीपैट। ठीक है, बैलेट यूनिट में हम बटन दबाते हैं और वीवीपैट में पर्ची दिखती है। और कंट्रोल यूनिट चुनाव अधिकारी के पास होता है। ठीक है, तो हमने बटन, जैसे कि मैंने वोट दिया था, तो मैंने 6 वोट दिया था। ठीक है, और कंट्रोल यूनिट यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोट, 6 बटन दबाया था मैंने, और 6 वोट दिया था, 6 ही पर्चियां दिखी थी। पर्चियों की मिलान पूरी हुई थी, जितना इलेक्ट्रॉनिक वोट था उतना ही पर्चियां मिली थी, फिर भी चोरी हो गया था। आपने देखा, 2 वोट एप्पल को ज्यादा चला गया था, वोट की चोरी हो गई थी। तो अगर किसी भी तरीके से करेंगे तो वोट की चोरी हो जाएगी, मिलान भी कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो भी चोरी हो सकती है, मैंने प्रूफ करके दिखाया है। अगर एक वोट कमल के फूल पे डाल रहे हैं और उसके बाद कमल के वोट 1 लाख 1 वोट होगा, तब आप इस पे ईवीएम पे सहमत हैं कि नहीं? अवंती जी, एक तो आपकी आवाज नहीं आ रही ठीक से, दूसरी जी चीज जी, थोड़ी आवाज क्लियर नहीं है। प्लीज आप लोग इसको शॉर्ट करिए। हेलो।
हाँ बताइए मोहन बाबू, आपका प्रश्न हाँ, क्या है? हमारा प्रश्न ये है कि हम लोग तो करीब करीब 50-55 साल से बैलेट का नतीजा देखे हैं, और हम लोग जो रूरल और देहात क्षेत्र में रहते हैं वो तो पूरा क्षेत्र का क्षेत्र ही मतलब कि डायरेक्ट जो है हैकिंग हो जाता है। तो फिर हम उस पर विचार क्यों करेंगे, वो तो रिजेक्ट प्रक्रिया हो गया। अब ये प्रक्रिया में अगर इनको शंका लगता है कि वर्तमान सरकार या कोई जो है हैकिंग करके सरकार बना रहा है, डायरेक्ट आक्षेप ला रहे हैं, तो इसका कोई ये समाधान बतावे ना नया। बाकी चीजों पर बैलेट पर क्यों जाना है, उसका तो चर्चा ही नहीं करना है। ठीक है। आप कोई नया समाधान अगर आपके दिमाग में है तो उसको बताइए, और नहीं तो अभी जो है जो भी कोई संस्था है उस पर हमें विश्वास तो करना ही पड़ेगा, चाहे सुप्रीम कोर्ट है, चाहे सरकार है, चाहे कोई भी है। विपक्ष की भी सरकार है, उस पर भी विश्वास है, और अभी जो बना है उस पर भी विश्वास है। और एक जो कॉमन दिमाग होता है, तो कॉमन सेंस से भी ये सोचने में लगता है कि निर्वाचन प्रणाली जो है, निर्वाचन आयोग जो है, वो सही दिशा में चल रहा है, गलत दिशा में नहीं चल रहा है। अगर इसमें कोई गलत समझ में आ रहा है तो कोई न कोई, अगर राहुल तिवारी जी नया कोई अगर प्रयोग या मशीन या कोई बताते हैं तो उसको बताएं, उस पर चर्चा होना चाहिए। ठीक है। समय बहुत हो चुका है। मैं इसमें अगर मेरे को एक बात कहनी थी। हाँ बताइए भाई साहब। सर मेरे मैं बस एक क्वेश्चन है 1 मिनट का। अभी जो राहुल तिवारी जी ने दिखाया 6 वोट दे करके, जैसे हम वोट डालने जाते हैं तो हमसे एक परिचय पत्र मांगा जाता है, आधार कार्ड हो, कोई भी एक परिचय। तो वोट डालने वाले का नाम परिचय अगर ऐड कर दिया जाए और उसके बाद राहुल जी हैक करके दिखाए तो मैं मानूं। देखिए वो ठीक है, चर्चा हो गई, आपकी बात ठीक है। राहुल तिवारी जी ने आज हम लोगों के मीटिंग में अपनी बात रखी। और कोई प्रश्न अगर किसी का हो तो? हाँ, राहुल जी मैं कुछ अब मैं कहना तो बता दीजिए। मेरे को थोड़ा सा समय दीजिए, मैं थोड़ा सा और कुछ बोलना चाहता हाँ हूँ। बताइए। देखिए पहली चीज तो इस मशीन को हैक नहीं किया जा सकता है। ये जो 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 अभी प्रक्रिया है बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट का, इसमें प्रोग्राम डाला जाता है, सिंबल लोडिंग फाइल डाला जाता है वोटिंग से 15 दिन पहले। ठीक है, तो अगर उस प्रोग्राम में अगर मैं ये कमांड डाल दूं कि मान लो आज 18 तारीख है और मान लो 25 तारीख को वोट होना है, ठीक है, तो 25 तारीख को 14 दिन पहले, मान लो कि आज 18 तारीख है, आज के बाद अगर आज के 14 दिन के बाद मान लो कोई भी डेट आता है, मान लो कि 2 तारीख आता है, 3 तारीख आता है, तो मैं मान लो 3 जुलाई को वोट होना है, ठीक है, और सिंबल लोडिंग फाइल में अगर ये कमांड डाल दें कि 3 तारीख को 8 बजे से लेकर 5 बजे तक वोटिंग होगा, तो 10 बजे से लेकर 3 बजे तक ही चोरी करनी है, ठीक है, और इतनी इतनी मात्रा में करनी है, तो ये उसी दिन करेगा। और उसके पहले आप राहुल जितना जी भी ये मूव पोल बताइए, करे। राहुल जी जी सुनिए तो, जी आप ये जी बताइए कि प्रोग्राम डाला जाता है, इस जी बात का कोई एक आध जगह कहीं प्रमाण मिला क्या कि अभी इस मशीन में प्रोग्राम है, फटाफट उस मशीन की जांच करा ली जाए कि आप हाँ वही मैं बता आप रहा हूँ, उसी हाँ, तो वही मैं बता कोई रहा हूँ। कोई अभी तक जांच हुई क्या सुप्रीम कोर्ट में मशीन की? वो मशीन देंगे तब मालूम पड़ेगा ना, वो मशीन दे नहीं रहे। हाँ मेरा बताइए। एक प्रश्न है, मेरा एक प्रश्न है, जब बूथ पर जाते हैं मशीन लेकर के, सर हेलो, मशीन जब लेकर हाँ के बूथ उसका में उत्तर मैं दे रहा हूँ। उसका लोग, उत्तर ये है, तो यहाँ सुनिएगा थोड़ा सा, जब बूथ पर जाते हैं तो वहां जो है 4-4 5-5 वोट डाला जाता है और उसको चेक भी किया जाता है, वहां गड़बड़ नहीं निकलता है, ये हम लोग करके देखे हैं। जी बिल्कुल, जहाँ मैं आपकी जहाँ बात से सहमत हूँ। मॉक पोल जितनी भी प्रकार मॉक पोल आप करेंगे उतनी बार, उसी चाहे दिन आप वोटिंग 1 लाख होता बार चेक करें मशीन। जी जी जी, वही, मेरे को थोड़ा सा समय दीजिए, मैं इसका जवाब देता हूँ। मैं ये कह रहा हूं कि जब सिंबल लोडिंग फाइल में हम ऐसा कमांड डाल देंगे कि वोटिंग प्रक्रिया के दौरान वोट चोरी हो, आप मतदाता नहीं वोट सुनिए डालने तो जा। राहुल जी, आप फिर से ये बताइए कि ऐसा जी कोई किसी मशीन में, इसको तो हो गया 40 साल मशीन को, 40 साल के अंदर क्या किसी मशीन में डालने का आपको जानकारी है क्या? क्या वोट डालने का, हाँ सिंबल या प्रोग्राम डालने हाँ, का, किस?
प्रोग्राम डालने की जानकारी आपको किसी मशीन में अगर हो तो उस मशीन की करा ली जाए। इसमें हाँ, इसमें मैं तो आपको कोई बता रहा हूँ, हाँ मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, मैं थोड़ा सा मेरी बात को आप सुनिएगा। मैं ये कह रहा हूं कि सिंबल लोडिंग फाइल में अगर ऐसा कमांड डाला गया है कि मतदान प्रक्रिया के दौरान वोट चोरी हो, तो उसके पहले मॉक पोल होता है। मॉक पोल कभी भी मतदान प्रक्रिया के दौरान नहीं होता, उससे मैं पहले होता है। और समझ उससे गया, पहले सुनिए जी तो जी पूरी बात मैं इसके बाद मैं समझ गया आपकी बात, लेकिन ये बताइए ना कि ये पूरा कहीं कोई अफसर डालता होगा, कोई कर्मचारी कुछ करता होगा ना। ये लाखों कर्मचारियों में अभी तक किसी कर्मचारी ने बताई क्या कि मैंने ये किया है? नहीं नहीं, कर्मचारी को पता ही नहीं होगा। कर्मचारी को कैसे पता होगा? कौन उसमें जो डालता है? क्या उसमें केवल नरेंद्र मोदी अकेले डाल देते हैं सब जगह? चुनाव आयोग को ही पता है कि कौन डालता है, और उसकी जानकारी आपको आरटीआई लगा के लेनी पड़ेगी। जो सिंबल लोडिंग फाइल जो बनाते हैं, प्रोग्राम जो बनाते हैं, वो ऐसा काम कर सकते हैं, और वो प्रोग्राम मशीन में 15 दिन पहले डाला जाता है। आप क्यों नहीं ये बात सुप्रीम कोर्ट में रख रहे हैं? नहीं, देखिए सुप्रीम कोर्ट में आप देखिए, आप सुप्रीम कोर्ट की बात देखिए, सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं आप। बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के जज ही ईवीएम के ऊपर सवाल कर रहे हैं, और वो लगातार वहां पे पीआईएल लगा रहे हैं। हमारे पास इतना पैसा नहीं है, हमारे पास इतना पैसा नहीं है। अरे सुप्रीम कोर्ट के जज भी बेईमान हो गए तो फिर तो चर्चा ही बेकार है, अगर इस तरफ है तो इसलिए तो मैं डेमो दिखा रहा हूं कि जनता नहीं नहीं, मैं सच नहीं बोल रहा हूँ। मेरा काम है सभी लोगों को डेमो दिखाना। जिनको भी लगता है कि हाँ ऐसी पॉसिबिलिटी बन सकती है, वो लोग या तो मशीन दिला दें, या तो फिर हमारे साथ, हमारी सिर्फ छोटी सी मांग है कि ईवीएम के साथ बैलेट पेपर रखा जाए। तो ज्ञानेंद्र जी, चलिए अब समाप्त कराइए। हेलो, हाँ विपुल जी, कल का विषय बता देंगे तो चर्चा को समाप्त करेंगे। हेलो, हाँ बताइए। बता दीजिए। हाँ बिल्कुल, कल का जो विषय रहेगा। बाबा जी, मैं एक तो प्रश्न पूछता हूँ भैया जी से। अरे नहीं, समय बहुत हो गया है। बिल्कुल जी, नहीं हो गया, इसको समाप्त कीजिए। ये ऐसा हो जाएगा, हरी कथा अनंता वो चलती रही कथा, वो उसका अभी हजारों प्रश्न रह गए लोगों के। मेरे भी 10 प्रश्न छूटे हुए हैं अभी। विपुल जी बताएं। कल हम कोटेशन संख्या 5310 से लेकर 5313 तक चर्चा करेंगे। ठीक है, प्रश्न है। ठीक, अब चर्चा को ज्ञानेंद्र समाप्त कर सकते हैं। जी, सभी साथियों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। आज बड़ी गहमागहमी वाली चर्चा हुई, सबके लिए बहुत बहुत आभार। अच्छी चर्चा, धन्यवाद जी।